हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट बिहार स्पेशल की। एक ही वीडियो में हम कंप्लीट बिहार स्पेशल को डिस्कस कर लेंगे। और पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है। चूंकि ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया जा रहा है, इसलिए मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, लेकिन मैं उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस नोट्स को रिवाइज करने में बिल्कुल आसानी हो। वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करने में, एक पेज को रिवाइज करने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगेंगे। 4-5 मिनट, 3-4 मिनट में आप आसानी से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बिहार की हिस्ट्री की। बिहार की हिस्ट्री हिस्ट्री को शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको। देखिए, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं, ठीक है ना। भारत के स्तर पर, मतलब भारत का इतिहास आपने पढ़ा होगा, तो वही सारी चीज़ें बिहार में भी घटित हुई हैं। ठीक, ये बात तो आप समझ पा रहे होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर सारी चीज़ें हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं, बिहार के संदर्भ में देखने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम, ऐसा नहीं है कि कोई घटना हो रही है उसको हम स्टार्टिंग से देखने जाएंगे। स्टार्टिंग से देखने जाएंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने बिहार का इतिहास पढ़ लिया है। नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो हम स्टार्टिंग से अब नहीं पढ़ने जाएंगे, कहाँ से कैसे शुरू हुआ, हल्का फुल्का मैं बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन हम यहाँ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत बिहार में कैसे हुई वो देखने वाले हैं, ठीक। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हुई वो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हल्का फुल्का बात कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। कहने का मतलब ये है कि जो भी घटनाएं हैं उनको हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन बिहार की। प्राचीन बिहार के इतिहास की बात की जाए तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राचीन बिहार का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियोज मैंने बनाए भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को जरूर देख सकते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो प्राचीन बिहार के इतिहास में है, ठीक है ना। प्राचीन भारत का इतिहास शुरू ही होता है बिहार के इतिहास से, इसलिए आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राचीन बिहार का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मध्यकालीन बिहार से पूर्व एक दो वंश हैं, इंपॉर्टेंट वंश हैं, उनको देखते हैं। उनकी बात की जाए तो एक तो है पाला डायनेस्टी, अर्थात पाल वंश है। पाल वंश का संस्थापक कौन रहा? गोपाल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है ना। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको हाईलाइट किया है, जिनको भी हाईलाइट किया है वो इंपॉर्टेंट है, जिनको हाईलाइट नहीं किया है उनको भी एक दो नज़र देखते रहिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन देखकर चीज़ें ऑटोमेटिकली याद आ जाती हैं, ठीक है। देखिए, तो गोपाल वंश बोल रहा हूँ, गोपाल पाल वंश का संस्थापक है, ठीक है, जिसने स्थापना की उदंतपुरी विश्वविद्यालय की, जो कहाँ पर है? बिहार शरीफ में है। धर्मपाल की बात की जाए तो ये गोपाल का पुत्र है, धर्मपाल, ठीक, थोड़ा सा जान सकते हैं। जिसने विक्रमशिला, ये इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि कहाँ पर है? भागलपुर में है, भागलपुर में है। और ये वज्रयान का मुख्य केंद्र है, वज्रयान संप्रदाय का, ठीक है ना। ये मत है बौद्ध धर्म का, वज्रयान, महायान, ठीक है। तो उसके बाद बात की जाए देवपाल की, तो ये धर्मपाल का पुत्र है। इसके लिए देवपाल के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये राजधानी, ध्यान रख लीजिएगा, राजधानी इसने अपनी मुंगेर रखी थी। जावा के शासक, कहाँ का शासक? जावा का एक शासक था जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बालपुत्र देव। इसके आग्रह पर नालंदा में 5 गांव दान में दिए थे, किसने? देवपाल ने, ठीक है ना। वो विहार था, उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दिए थे, किसने? देवपाल ने। किसके आग्रह पर? बालपुत्र, ये नाम याद रखिएगा, बालपुत्र देव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रामपाल की बात की जाए तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि अंतिम शासक था पाल वंश का। अंतिम शासक कौन था? रामपाल। और संस्थापक कौन था? गोपाल, ठीक है। ये सारी बातें हैं और ये बस आप पढ़ सकते हैं कि महिपाल फर्स्ट को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, बस पढ़ लीजिए। उसके बाद बात करते हैं कर्नाट वंश की। कर्नाट वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? नान्यदेव, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संस्थापक याद रख लीजिए और अंतिम शासक कौन है ये याद रख लीजिए, काफ़ी है। संस्थापक है नान्यदेव और अंतिम शासक कौन है? हरिसिंह देव, हरिसिंह देव। नान्यदेव की बात की जाए तो ये संस्थापक है, इसने अपनी राजधानी सिमरवागढ़ रखी थी, जो कहाँ पर है? वर्तमान नेपाल में है। और हरिसिंह देव की बात की जाए तो इसी के काल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान चला था, ठीक। ये छोटी मोटी बातें हैं, बस पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं मध्यकालीन बिहार में। सबसे पहले बात करते हैं तुर्क शासन की, अर्थात सल्तनत काल की।
तो सल्तनत काल में सबसे पहले हम बात करते हैं बख्तियार खिलजी की, क्योंकि बख्तियार खिलजी को ही बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है, बख्तियार खिलजी। ठीक, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सब भी पढ़ सकते हैं आप कि 12वीं सदी के अंत में इसने आक्रमण किया था, जिसमें ये एक बात ध्यान रख सकते हैं, लक्ष्मण सेन, ये सेन वंश का शासक था, ठीक है ना, बंगाल क्षेत्र में इसका शासन था लक्ष्मण सेन। वो बिना लड़े ही मतलब डर कर पलायन कर गया था, भाग गया था। ठीक, लक्ष्मण सेन। हाँ, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का जो वास्तविक श्रेय जाता है वो बख्तियार खिलजी को जाता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को, ये ध्यान रख सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने करवाया था? विद्वानों का मत ये है कि बख्तियार खिलजी ने ही करवाया था, ठीक है ना, उदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान नामक एक सैन्य अधिकारी ने की थी, ठीक ना। हाँ, बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी इसने राजधानी लखनऊ थी। इसी का नाम एक अन्य नाम है लक्ष्मणवटी, जो कि ये बंगाल में है। उसके बाद बात की जाए इल्तुतमिश की, ठीक है। यहाँ पर हम सारी चीज़ें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। जब भारत का इतिहास आप पढ़ेंगे ना, प्राचीन भारत का इतिहास, अब बोल रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो वहाँ भी पढ़ेंगे आप इल्तुतमिश को, गयासुद्दीन तुगलक को, लेकिन हम यहाँ पर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देख रहे हैं, तो केवल बिहार की ही बात करेंगे। इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने 1225 में बिहार पर आक्रमण किया था और बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इल्तुतमिश के द्वारा प्रथम जो सूबेदार, प्रांतपति, गवर्नर नियुक्त किया गया था, किसको किया गया था? मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, मलिक अलाउद्दीन जानी, ठीक है ना, प्रथम गवर्नर। उसके बाद बात की जाए गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए तो इसने बंगाल अभियान से वापसी के दौरान, अभी हमने बात की थी गयासुद्दीन तुगलक की, तो बंगाल अभियान से वापसी के दौरान इसने हरि सिंह देव को हराया था 1324 में। हरि सिंह देव ये कौन है? अभी मैंने बताया था ना, ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह देव, इसी को हराया था। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तिरहुत में टकसाल की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक। एक मिनट, टकसाल, हाँ। और ये सब आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सूबेदार मजदुल मुल्क था, और तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। बाकी जिसको हाईलाइट किया उस पर विशेष फोकस रखिएगा और चीज़ों को बस पढ़ते रहिएगा। रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, बिहार में अफगान शासन की बात कीजिए, अफगान शक्ति की बात कीजिए, तो अफगानियों में सबसे पहले नुहानी राजवंश की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक कौन है? दरिया खान नुहानी, ठीक है ना, दरिया खान नुहानी। ये सिकंदर लोदी का प्रशासक था, मतलब सिकंदर लोदी के अंडर में ये काम कर रहा था, कौन? दरिया खान नुहानी, ठीक है ना। लेकिन प्रथम स्वतंत्र शासक जो बना, पहला स्वतंत्र शासक, किसी के अंडर में नहीं, उसने स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? बहार खान नुहानी ने, ठीक है ना। लेकिन नुहानी राजवंश की स्थापना दरिया खान नुहानी ने की, जो कि सिकंदर लोदी का प्रशासक था। लेकिन प्रथम स्वतंत्र शासक जो बना वो कौन रहा? प्रथम स्वतंत्र शासक वो रहा बहार खान नुहानी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नुहानी राजवंश का पतन होता है, पतन के बाद शेर शाह सूरी का उदय होता है, शेर शाह का उदय होता है। शेर शाह सूरी के बारे में हम मध्यकालीन बिहार के इतिहास में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी चलिए देख लेते हैं। शेर शाह सूरी की बात की जाए तो बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। पिता का नाम हसन खान था, जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर खान की उपाधि, मतलब शेर खान जो ये उपाधि है, ये किसने दी थी? मोहम्मद बहार खान लोहानी ने दी थी। मोहम्मद बहार खान लोहानी के द्वारा ये उपाधि मिली थी शेर खान की, वो बचपन में शेर मार देने की वजह से। बाकी ये बातें हमने कर ली हैं, फिर से बात करेंगे तो वहाँ देख लीजिएगा। चौसा के युद्ध में 1539 में, डेट याद रखिएगा, 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेर शाह सूरी और मुगलों के बीच में, जिसमें हुमायूं पराजित होता है, ठीक है। तो इसी विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण करता है कौन? फरीद खान। शेर शाह की उपाधि धारण करता है शेर खान, काय की उपाधि धारण करता है? शेर शाह की। कब? चौसा के युद्ध जीतने के बाद, चौसा का युद्ध जीतने के बाद। तो ये बातें ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए शेर शाह की, तो बिलग्राम का युद्ध होता है, बिलग्राम अर्थात कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में, 39-40 दोनों ध्यान रखिएगा। इसमें भी हुमायूं पराजित होता है। उसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर ही चला जाता है।
चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं 10 जून 1540 को राज्याभिषेक होता है। हाँ, शेर शाह का राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? आगरा में होता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह के द्वारा किया जाता है। किस वंश की स्थापना की जाती है शेर शाह के द्वारा? सूर्यवंश की, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाता है शेर शाह 1541 में, जिसकी चर्चा कहाँ पर की गई है? तारीख़ दाऊदी में की गई है। किसकी रचना है? अब्दुल्लाह की, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, अब्दुल्लाह की रचना है तारीख़ दाऊदी। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? शेर शाह का मकबरा है सासाराम, बिहार में। उसके बाद चलिए मुगलकालीन बिहार की बात कर ली जाए, तो अकबर के काल की बात की जाए, अकबर की बात की जाए तो हम सारी बातें नहीं करेंगे अकबर की, हम बिहार के संदर्भ में ही बात करेंगे। तो अकबर जो आक्रमण करता है 1574 में आक्रमण करता है बिहार पर, और अधिकार करता है 1576 में, पटना पर अधिकार कर लेता है। कब? 1576 में। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत कब घोषित कर दिया जाता है? अकबर के द्वारा 1580 में। तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अकबर के द्वारा जो प्रथम मुगल सूबेदार नियुक्त किया जाता है, प्रथम सूबेदार नियुक्त किया जाता है, प्रांतपति या फिर क्या बोलते हैं गवर्नर नियुक्त किया जाता है, वो कौन है? मुनीम खान है, मुनीम खां, ठीक है। हाँ, 1587 में मान सिंह को भी सूबेदार नियुक्त किया जाता है, ध्यान रख सकते हैं। मान सिंह ने अपनी राजधानी रखी थी रोहतास में। उसके बाद बात कर लेते हैं जहांगीर की। जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर के समय जो प्रमुख सूबेदार रहे वो कौन? अफजल खां या फिर राजकुमार परवेज। हाँ, राजकुमार परवेज के बाद इसके बाद जो भी प्रांतपति है, जो भी गवर्नर सूबेदार है, वो सब राजकुमार ही रहे, केवल राजकुमार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। औरंगजेब की बात की जाए तो औरंगजेब के समय जो प्रमुख सूबेदार रहे उसमें एक नाम ध्यान रख सकते हैं, राजकुमार अजीम, जो कि औरंगजेब का पौत्र था। उसके बाद फर्रुखशियर की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख भी लिया या फिर आप भारत के इतिहास में देखेंगे कि पहला मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? पटना में, अर्थात बिहार में किया गया 1713 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद आधुनिक बिहार की बात कर लेते हैं। आधुनिक बिहार की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है उसका क्रम ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, ठीक है, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेन आते हैं। ये 4 नाम की बात की जाए और इनका क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, ठीक, क्रम से लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम कौन आता है? पुर्तगाली। कंपनी की बात कर ली जाती है तो पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी की स्थापना की, और स्थापना का जो वर्ष है उसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, इनकी कंपनी की स्थापना होती है, लेकिन डेटा उपलब्ध नहीं है, इनकी स्थापना कब होती है ये उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये ध्यान रख लीजिएगा, इनका केंद्र जो होता है ये हुगली होता है, या गंगा जो नदी है ना, गंगा नदी होकर ये नाव से ये आते थे व्यापार करने। इनका केंद्र कहाँ पर था? हुगली में था। हुगली कहाँ पर है? बंगाल में। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, डच की बात की जाए तो डचों ने अपनी कंपनी स्थापित की पटना में, कब? 1632 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों की बात की जाए तो 1620 में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन वास्तविक सफलता मिलती है 1651 में। इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की कहाँ पर? पटना में। और डेनिशों ने अपनी कंपनी स्थापित की पटना में ही, कब? 1776 ईस्वी में। हाँ, ये प्रमुख रूप से काई का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र, अनाज, शोरा, नील आदि का व्यापार करते थे, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। अंग्रेज यात्री, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये अंग्रेज यात्री हैं जो बिहार आते हैं, जिनका नाम क्या है? जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। तो इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। जॉन मार्शल और पीटर मुंडी ये बिहार आते हैं, ये अंग्रेज यात्री हैं, तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद प्रमुख विद्रोह की बात कर लेते हैं। पहले भी हमने बात कर ली है, लेकिन हल्का फुल्का इसमें भी बात कर लेते हैं। नोनिया विद्रोह की बात की जाए, नोनिया विद्रोह, तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1770-1800 ईस्वी के बीच में हुआ था ये विद्रोह। कारण क्या था? शोरा उत्पादन में उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। किनको? शोरा उत्पादकों को, जो उत्पादन कर रहे थे यहाँ के नोनिया, मतलब विशेष रूप से इनका काम था नोनिया का, नोनिया लोगों का काम था, ये शोरा उत्पादन करते थे, लेकिन इनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे थे। इसी कारण से ये विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व सामूहिक रूप से देखा जाए तो नोनिया समुदाय द्वारा किया गया था। क्षेत्र क्या रहा था? तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया, ये सब। लेकिन खाली इसमें इंपॉर्टेंट ये नोनिया विद्रोह जो हुआ था ना, जिसके पीछे कारण क्या था? शोरा उत्पादन में उचित मूल्य नहीं मिल पाना। उसके बाद बात कर ली जाए तमाड़ विद्रोह की, तो ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 1789-94। कारण था जमींदारों द्वारा शोषण। नेतृत्व किया था विष्णु मुंडा और मौजी मुंडा ने। क्षेत्र छोटा नागपुर। कोल विद्रोह की बात की जाए तो 1831-32 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा ये टाइम पीरियड, 1831-32। नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्र आप देख लीजिए, छोटा नागपुर, ठीक है।
उसके बाद लोटा विद्रोह की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कारण है पीतल की जगह पर मिट्टी का लोटा दे दिया जाता है। मुजफ्फर ये जो क्षेत्र की बात की जाए, मुजफ्फरपुर जेल की घटना है ये। मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों को पीतल की लोटा की जगह पर क्या दिया जाता है? मिट्टी का लोटा। ठीक, इस कारण से लोटा विद्रोह होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा ये भी इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर जेल, पीतल की जगह मिट्टी का लोटा, लोटा विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात की जाए तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो ये कारण, इसके पीछे का कारण क्या था? दीकुओं द्वारा शोषण। दीकू अर्थात ये जो जहाँ रहते थे ना, बाहर से जो भी लोग आते थे उनको ये दीकू बोलते थे। बाहर से जो भी लोग, बाहर से जो अंग्रेज अधिकारी आए थे, जमींदार आए थे, जो भी लोग आए थे वो सब दीकू थे। तो दीकुओं द्वारा शोषण किया जाता था, उनकी वजह से संथाल विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सिद्धू कान्हू, ये तो बहुत जरूरी है। ये दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, साथ में ये भी याद रखिएगा, चांद और भैरव। ठीक है, क्षेत्र याद रख लीजिएगा, झारखंड का दामने कोह जो है विशेष रूप से इधर की तरफ हुआ था, और बिहार में भी। और मुंडा विद्रोह की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह में भी 1855-56, मुंडा विद्रोह में भी 1895-1900। इसको उलगुलान विद्रोह भी बोलते हैं। कारण क्या था? सामूहिक खेती करते थे, ठीक ना, जिसको बोला जाता खुंटकट्टी। तो इसका अतिक्रमण, इसको खत्म करने का प्रयास किया गया दीकुओं द्वारा, जो बाहर से लोग आए थे, इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, खत्म करने का प्रयास किया गया। इसके कारण से मुंडा विद्रोह हुआ, ठीक है ना। जिसका नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा ने। ठीक है, क्षेत्र छोटा नागपुर था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ताना भगत आंदोलन की बात की जाए तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। ठीक, तो ये बस इतना ध्यान रख लेंगे तो काम चल जाएगा। वहाबी आंदोलन की बात की जाए तो देखिए, मुस्लिमों में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी या फिर पाश्चात्य संस्कृति जो आ रही थी, उसको दूर करने के लिए, मुसलमानों का उत्थान करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया गया। जिसकी बात की जाए तो भारत में इसकी स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख केंद्र जो रहा था वो पटना रहा था 1830 के दशक में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। 1830 के दशक में पटना प्रमुख केंद्र रहा था। प्रमुख नेता कौन रहे थे? विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन। ठीक, ये दो नाम जरूर याद रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 1857 की क्रांति की। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर हम बिहार के संदर्भ में ही चीज़ों को देखेंगे खाली। और तो ये बातें हमने तो पहले भी कर ही ली है। प्रारंभ इसका जो होता है ना बिहार में, 1857 की क्रांति की बात कीजिए तो इसका प्रारंभ होता है 12 जून 1857 को। कहाँ से? रोहिणी से। रोहिणी कहाँ पर है? वर्तमान झारखंड में है। रोहिणी एक गाँव है, ठीक है ना, ये झारखंड में, देवघर जिला में। तो प्रारंभ होता है यहाँ से। पटना की बात कीजिए, उसके बाद आता है, उसके बाद ये क्रांति की लहर आती है पटना में। पटना में नेतृत्व कौन करता है? पीर अली। ये एक पुस्तक विक्रेता थे, जिसका दमन कर दिया जाता है विलियम टेलर के द्वारा, और बाद में पीर अली को फांसी दे दी जाती है, ठीक है ना। तो रोहिणी, पटना, फिर मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, तो ये क्रम है। हाँ, जगदीशपुर में बात की जाए तो जगदीशपुर अर्थात आरा से नेतृत्व कौन करता है? वीर कुंवर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान जरूर रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन की। तो अब सारी चीज़ें हम बिहार के संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि ये सारी घटनाएं केंद्रीय स्तर पर भी हुई हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन हम बिहार के संदर्भ में चीज़ों को देखते हैं। तो होम रूल लीग की बात की जाए, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। बिहार में इसकी स्थापना होती है 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को कहाँ पर? पटना में, बांकीपुर पटना में, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? मजहरुल हक ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सचिव कौन रहे? चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह। उसके बाद बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो ये तो आप जानते हैं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था और सफल भी रहा था। ये तीन कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध था। नील की जो खेती होती थी ना, उसमें ये अंग्रेजों के द्वारा ये फिक्स कर दिया गया था कि 20 कट्ठे में, अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठे के खेत में, 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, जरूरी है। और नील की खेती से, अब देखिए, एक तो उचित दाम नहीं मिलता था, उसके बाद नील की खेती करने से भूमि की जो उत्पादन क्षमता थी, उसकी उर्वरता थी, वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होती जा रही थी। ठीक, तो इसका विरोध कर रहे थे, इससे परेशान थे वहाँ के किसान परेशान थे इससे। तो इसलिए 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है ना। 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था, इसलिए तो 3 कट्ठिया प्रणाली के विरुद्ध ये सत्याग्रह किया गया था। हाँ, चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो महात्मा गांधी को जो आमंत्रण दिया जाता है
इस सत्याग्रह के लिए, मतलब यहाँ पर आकर हमारे किसानों की समस्या को देखिए, कुछ करिए। तो इसके लिए जो आमंत्रण दिया जाता है वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया जाता है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया जाता है। कहाँ पर राजकुमार शुक्ल मिलते हैं? महात्मा गांधी से जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना लखनऊ में, वहाँ पर ये आमंत्रण देते हैं 1916 में। तो थोड़ा सा आप खाली ये ध्यान रख लीजिए कि आमंत्रण महात्मा गांधी को कौन देता है? राजकुमार शुक्ल। हाँ, प्रमुख सहयोगी कौन रहे ये भी नाम थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद रहे, अनुग्रह नारायण सिंह रहे, मजहरुल हक रहे, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब रहे, ठीक है ना। हाँ, एक समिति की स्थापना होती है, एक समिति बनाई जाती है इस सत्याग्रह के दौरान, ताकि वो जांच कर सके क्या सही है क्या गलत है, जिसका नाम है चंपारण एग्रेरियन समिति। इसका गठन कौन करता है? एडवर्ड अल्बर्ट गेट, जो उस समय बिहार का उपराज्यपाल होता है। अध्यक्ष कौन होता है? FG सलाई। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। दरभंगा किसान आंदोलन की बात कीजिए, दरभंगा किसान विद्रोह की बात कीजिए, तो ये दरभंगा महाराज के विरुद्ध होता है, वही शोषण के विरुद्ध होता है, दरभंगा महाराज के विरुद्ध होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? स्वामी विद्यानंद, ठीक है ना, स्वामी विद्यानंद के द्वारा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये मधुबनी वाला क्षेत्र जो होता है। उसके बाद बात करते हैं किसान सभा की। किसान सभा 1922-23, इसका गठन कौन करता है? इसके गठनकर्ता कौन है? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह। नाम ध्यान रख लीजिएगा, कहाँ पर? मुंगेर में। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात कीजिए 1929 में, डेट याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। गठन किसके द्वारा किया जाता है? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? सहजानंद सरस्वती। अध्यक्ष भी यही रहते हैं। कहाँ पर ये इसका गठन होता है? सोनपुर मेला में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सचिव कौन होते हैं? श्री कृष्ण सिंह। पूरा का पूरा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1934 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नरेंद्र देव, और सचिव होते हैं जयप्रकाश नारायण। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक। तो ये तो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे। इसकी स्थापना होती है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है लखनऊ में। अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिव भी ध्यान में रख सकते हैं, प्रोफेसर NG रंगा। असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो ये टाइम पीरियड ध्यान रख सकते हैं 1920-22, लेकिन बिहार में इसका प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन का। 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। जिसमें प्रमुख नेता जो रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। मोहम्मद जुबैर होते हैं, कहाँ से? मुंगेर से, ठीक है, नेतृत्व करते हैं। गुलाम इमाम कहाँ से? पटना से नेतृत्व। गोरख प्रसाद मोतिहारी से। राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना, राहुल सांकृत्यायन छपरा से। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन। उसके बाद बात करते हैं बिहार में। हाँ, ये तो मैंने बता दिया ना, बिहार में पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, पास कर दिया जाता है। हाँ, इसी के क्रम में, असहयोग आंदोलन के क्रम में सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड अखबार का प्रकाशन होता है। किसके द्वारा किया जाता है? मजहरुल हक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, तीनों बात याद रखिएगा। हाँ, उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मजहरुल सज्जाद द्वारा इमारत शरिया का गठन किया जाता है फुलवारी शरीफ में असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद ये नाम ध्यान रख सकते हैं, बिहार स्वराज दल की स्थापना होती है 1923 में स्थापना होती है, जिसका अध्यक्ष होते हैं नारायण प्रसाद। बस देख लीजिए एक नज़र। साइमन कमीशन की बात की जाए 1928 में साइमन कमीशन आता है, ठीक है, जिसका बहिष्कार बिहार में भी होता है। ये आयोग, साइमन कमीशन जो है, साइमन जो आयोग है, इसके सदस्य का पटना आगमन होता है 12 दिसंबर 1928 को। पटना में आगमन, साइमन कमीशन के जो लोग हैं, सदस्य हैं, इनका आगमन कब होता है? 12 दिसंबर 1928 को, ठीक है। यहाँ पर भी विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व बिहार में जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है? अनुग्रह नारायण सिंह। और राष्ट्रीय स्तर पर तो आपको पता ही होगा, लाला लाजपत राय, ठीक। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए 1930 में ये शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी के लिए यात्रा निकलती है साबरमती से, आप पढ़ लिए होंगे या फिर जब हम भारत का इतिहास दोबारा देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। दांडी के लिए यात्रा निकलती है साबरमती से, जहाँ पर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। लेकिन हम बिहार के संदर्भ में यहाँ पर देख रहे हैं, तो दांडी यात्रा में बिहार के जो एकमात्र प्रतिभागी थे, ठीक है ना, पार्टिसिपेंट थे, वो कौन थे? गिरवरधारी चौधरी, जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। गिरवरधारी चौधरी, जिनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता है। हाँ, बिहार की बात की जाए तो बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है 15 अप्रैल 1930 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 1930 को शुरुआत होती है। कहाँ से? चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर। कैसे शुरुआत होती है भाई? चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर शुरुआत होती है 15 अप्रैल 1930 को। प्रमुख नेता की बात की जाए
जो नेतृत्व करते हैं, तो पटना से नेतृत्व करते हैं जगत नारायण लाल, ठीक है। मुजफ्फरपुर से रामदयालु सिंह, याद रखिएगा। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा से सत्यनारायण सिन्हा आदि, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही नंगी आंदोलन होता है छपरा जेल में। यहाँ पर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए, विदेशी वस्त्र नहीं पहनना चाहते थे, नहीं पहनना था उनको, तो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगी आंदोलन होता है। ये स्थान ध्यान रखिएगा, क्षेत्र ध्यान रखिएगा, छपरा जेल में। उसके बाद बात करते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, चौकीदारी कर बंद करने के लिए भी आंदोलन किया जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चौकीदारी कर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। हाँ ये ध्यान रखिएगा, नखास पिंड आंदोलन, ये नखास पिंड जगह का नाम है पटना में। यहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून भंग किया जाता है, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, नखास पिंड आंदोलन। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की जाए तो आप भारत का जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पर भी देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्रथम जो सत्याग्रही होते हैं विनोबा भावे, दूसरे होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो प्रथम सत्याग्रही जो है श्री कृष्ण सिंह है, दूसरे सत्याग्रही जो हैं वो कौन है, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक। उसके बाद बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की बात करें तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन 9 अगस्त 1942 को ही राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह बाबू, इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो इनको बांकीपुर जो कि पटना में है उस जेल में रखा जाता है। इसी क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महाधिवक्ता के पद से, ठीक है ना, महाधिवक्ता के पद से, एडवोकेट के पद से बलदेव सहाय जो है वो त्यागपत्र दे देते हैं। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय त्यागपत्र दे देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पटना सचिवालय गोलीकांड की बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही यह घटना घटित होती है। पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त 1942 को यह घटना घटित होती है। इसमें छात्रों का कुछ समूह पटना सचिवालय पर, ठीक है ना, झंडा फहराने की कोशिश में, वहाँ जाने की कोशिश में ये गोलीकांड, ये हत्याकांड हो जाती है। किसके ऑर्डर पर, WG आर्चर के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है। गोली चलाई जाती है जिसमें बहुत छात्र घायल भी होते हैं, लेकिन 7 छात्र शहीद हो जाते हैं, ठीक है ना। जिनमें नाम है, एक तो है उमाकांत सिन्हा, ये सारण के थे, रामानंद सिंह पटना के थे, सतीश चंद्र झा भागलपुर से, देवीपत चौधरी जमालपुर से, राम गोविंद सिंह पटना से, राजेंद्र सिंह सारण से और जगपति कुमार औरंगाबाद से। तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं, बार बार देखेंगे तो चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। जयप्रकाश नारायण की बात की जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो ये हजारीबाग जेल से फरार होते हैं, ठीक है। ये जेल में होते हैं, वहाँ से ये फरार होकर कहाँ चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। वहाँ राजविलास जंगल में, नेपाल के राजविलास जंगल में ये आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं 1943 में, 1943 में आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए, ये सारी बातें थी। कुछ एक बातें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख सकते हैं। जैसे दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों की बदहाली पर किन्होंने बोला था, पीर मोहम्मद मुनीस ने बोला था, ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। बढ़ैया ताल जो कि मुंगेर में है, बढ़ैया ताल में जो विरोध हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य जो था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ये सब फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था, बिहार था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1855 में वही संथाल विद्रोह जब हुआ, अंग्रेजी कमांडर मेजर बारो को हराया था संथालों ने, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, फैक्ट है। उसके बाद 1857 के विद्रोह का क्रम मैंने अभी बोल ही दिया था, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। अगर इन 4 नामों को देखा जाए तो सबसे पहले रोहिणी में, फिर पटना, फिर ये जिस विद्रोह की लहर कहाँ पर आती है, मुजफ्फरपुर में, फिर जगदीशपुर। बिहार में विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम जो भारतीय मंत्रिमंडल था उसका नेतृत्व किसने किया था, वो छूट गया है यहाँ पर लिखना, ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, मोहम्मद यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस, ठीक। उसके बाद बिहार प्रांतीय सरकार का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था 2 जनवरी 1946 का। तो थोड़ा सा ये देख सकते हैं, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। ये नाम इंपॉर्टेंट है, बिहार प्रांतीय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। बिहार के भूगोल की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात नहीं करेंगे, 2 लाइन की तो बात है। आप सामान्य परिचय वाले वीडियो और नोट्स में उन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं भूगर्भिक संरचना से, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। इसके बाद एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेंगे, जैसे भौतिक संरचना हो गई, बिहार की मिट्टियाँ हो गई, बिहार की नदियाँ हो गई, मतलब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भूगोल के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं।
उसके बाद चलिए हाँ बात करते हैं भूगर्भिक संरचना की। भूगर्भिक संरचना की बात की जाए अर्थात भू अर्थात पृथ्वी, गर्भ मतलब पृथ्वी का अंदर वाला हिस्सा कैसा दिखता है बिहार में, ठीक, उनको देखने वाले हैं। उसके बाद भौतिक संरचना भी देख लेंगे, मतलब बाहर बाहर से कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है, ठीक। तो भूगर्भिक संरचना की बात की जाए उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको मैप का आइडिया जरूर होना चाहिए, बिहार के मैप का आइडिया जरूर होना चाहिए। ये तो जरूर पता होना चाहिए कि सीमांत जिले कौन कौन से हैं, मतलब सीमा रेखा पर उत्तर में कौन कौन से हैं, पूर्व में कौन कौन से जिले हैं, ये इधर दक्षिण में कौन कौन से हैं, पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं, और मोटा मोटी ये भी पता होना चाहिए बीच वाले जो जिले हैं, मतलब इधर की तरफ अंदर में जो जिले हैं ना, इनका पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किधर की तरफ है। हल्का फुल्का भी आइडिया होगा तो आराम से आप क्वेश्चन को सही टिक कर पाएंगे, क्वेश्चन का आंसर सही टिक कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप मैप में कम से कम इतना जरूर ध्यान में रखिए कौन सा जिला किधर की तरफ है, ठीक है। अब जैसे इसी की बात कर लीजिए, भूगर्भिक संरचना की बात कर लीजिए, तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। एक तो इधर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, इधर जो ये दक्षिणी सीमांत पठारी क्षेत्र है, ठीक। इसी में इधर की तरफ ये वाला हिस्सा जो है ये विंध्यन क्रम के अंतर्गत आता है। ये टर्शियरी चट्टानें हैं और ये क्वाटरनरी चट्टानें, मैदानी भाग जिसके अंतर्गत आता है ये बड़ा वाला हिस्सा, सबसे बड़ा यही हिस्सा है और सबसे नया है। हाँ, एक और बात आप ध्यान में रखिएगा, सबसे पुरानी चट्टानें जो है ना ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, सबसे पुरानी। उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो अगर आप मैप को ध्यान में रखते हैं ना, एक तो वो जिला ध्यान में रखिएगा, उसके बाद इस मैप की बात, भूगर्भिक संरचना की बात की जाए तो इस मैप को दिमाग में सेट कर जाइए कि हाँ इधर की तरफ दक्षिण की तरफ यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये विंध्यन क्रम की है, इधर टर्शियरी चट्टानें हैं और सबसे पुराना ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। आसानी से आप दिमाग में सेट कर पाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि धारवाड़ क्रम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र नहीं आते हैं, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक। तो एक तो उपाय है कि आप जिलों को रट जाइए, इधर की तरफ जो जिले हैं उनको रट जाइए, और एक उपाय ये है कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखिए, रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सबसे पुरानी पहाड़ी है, और ऑप्शन में खड़गपुर की पहाड़ी थी। तो खड़गपुर की जो पहाड़ी है ना वो धारवाड़ क्रम के अंतर्गत ही आती है, इसलिए मैं इतनी बातों को आपको बता रहा हूँ, इन सारी बातों को, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा सबसे पुरानी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। हाँ, विस्तार की बात कर ली जाए तो मैप से तो आप ध्यान रखिएगा, भले मैंने लिख दिया है लेकिन मैप से आप जरूर ध्यान रखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात कीजिए, विस्तार की बात कीजिए तो मैंने कुछ जिलों को लिख दिया, जैसे बिहार शरीफ हो गया, गया हो गया, आपको पता है ना, यहाँ कैमूर है, इधर रोहतास है, ठीक है। यहाँ पर आइएगा औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, ठीक है, ऐसे करके जिले हैं, मुंगेर है इधर। तो चलिए हम क्या बता रहा था, तो धारवाड़ चट्टानों की बात की जाए तो विस्तार की बात करें तो देखिए बिहार शरीफ हो गया, गया हो गया, राजगीर हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी देख लीजिए, मुंगेर की जो खड़गपुर पहाड़ी है इधर वाला हिस्सा हो गया। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी इधर की तरफ, मैप से चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से याद रख पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की बात की जाए, इसके विस्तार की बात की, मतलब बिहार के कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, तो देखिए कैमूर, मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास, इधर कैमूर है, यहाँ रोहतास है, याद रटने की जरूरत ही नहीं है, मैप आपको पता है तो। उसके बाद टर्शियरी चट्टानों की बात की जाए तो इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी उधर की तरफ ही है, पश्चिमी चंपारण की तरफ सोमेश्वर की पहाड़ी है, हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, इधर वाला तराई क्षेत्र, यहाँ वाला तराई क्षेत्र इधर भी है, बट यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। तो आप ऐसे ध्यान में रख पाएंगे आसानी से, रटने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। क्वाटरनरी चट्टानों की बात की जाए तो ये मैदानी क्षेत्र वाला जो हिस्सा है ना क्वाटरनरी चट्टानों के अंतर्गत आ जाएगा। ये एक्चुअली जो मैदान, ये इधर की तरफ ये जो मैदान बना हुआ है, मैदानी भाग जो है, ये इधर की तरफ से जो नदियाँ आती हैं ना उनके द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा ये मैदान निर्मित हुआ है, ठीक। और इधर की तरफ से जो नदी आती है, असल में ये बीच में थोड़ा सा धंसा हुआ है और इधर की तरफ उठा हुआ है, इसलिए नदियों का बहाव ऐसे होता है, इधर की तरफ उठा हुआ है, इधर की तरफ थोड़ा सा धंसा हुआ है, ठीक। नदियों के बहाव से आप समझ सकते हैं कि इधर की तरफ धंसा हुआ है, किधर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हाँ तो ये मैंने लिख ही दिया, क्वाटरनरी चट्टानें, विस्तार, मैदानी क्षेत्र, गंगा एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मुख्यतः, ठीक है ना। निर्माण अभी भी जारी है क्योंकि हमेशा नदियों के द्वारा अवसाद लाए ही जाते रहते हैं और ये काफ़ी उपजाऊ है, बिल्कुल उपजाऊ होगी ही। और हाँ, ये मैंने लिख दिया है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे प्राचीन है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की, उसके बाद टर्शियरी, उसके बाद क्वाटरनरी, मतलब सबसे नया वाला ये है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को।
उसके बाद बात करते हैं भौतिक संरचना की। बात की जाए तो 3 भागों में इसको बांटकर देखा जा सकता है। एक तो शिवालिक, अर्थात शिवालिक का जो पर्वतीय भाग है, मतलब हिमालय वाला जो क्षेत्र है एवं तराई क्षेत्र, उसी के अंतर्गत आ जाएगा। हम एक एक करके देख लेंगे। फिर मैदानी भाग है, दक्षिण का जो सीमांत पठारी भाग है, ठीक। एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी बात की जाए, इधर की तरफ, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है भाई, यहाँ पर मैंने सब लिख दिया है। जैसे सोमेश्वर श्रेणी हो गई, हरहा घाटी हो गई, हरा नदी के नाम पर है हरहा घाटी, दून घाटी, इसी को दून घाटी भी बोलते हैं, या फिर रामनगर दून, इधर की तरफ सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी, ये दून, मतलब बीच में ये हरहा घाटी है, ठीक। इधर रामनगर दून है, इधर सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। बिहार की जो सबसे उत्तरतम, मतलब सबसे उत्तरतम जो श्रेणी है ना, वो सोमेश्वर श्रेणी है, सबसे उत्तर साइड में, वो दिख भी रहा है आपको। सर्वोच्च चोटी जो फोर्ट सोमेश्वर, हाइट कितनी है, 874 मीटर है, पश्चिम चंपारण में, वो मैप में आपको दिख ही रहा है, तो रट्टे की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करूंगा कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। हरहा घाटी की बात कीजिए तो ये मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल इनके, ये नॉर्थ में है, सोमेश्वर श्रेणी नॉर्थ में है, हरहा घाटी ये मध्य में है, लिख दिया है यहाँ पर मैंने, रामनगर दून साउथ में है। तीनों की बात की जाए, इन तीनों की बात की जाए तो ये नॉर्थ में है सबसे, ये साउथ में है, और हरहा घाटी बीच में है, मध्य में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रामनगर दून की बात कीजिए तो ये मैंने लिख दिया है, शिवालिक का दक्षिणतम, हरहा घाटी के दक्षिण में है, तो ये तो मैंने बता ही दिया है, लिखा हुआ है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा, ये ना भी पढ़ेंगे तब भी। और ये मैंने लिखा है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के मध्य, तो ये आपको दिख ही रहा है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, तो ये भी मध्य में ही आएगा, ये ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं मैदानी भाग की। बात की जाए तो मैदानी भाग में बात करें, देखिए 2 भागों में बांट कर देखा जा सकता है इसको। बीचों बीच गंगा नदी बहती है, ठीक। इसके उत्तर वालों को गंगा का उत्तरी मैदान बोला जा सकता है, और ये वाला जो है गंगा का दक्षिणी मैदान, मतलब ये उत्तरी मैदान हो गया, ये दक्षिणी मैदान हो गया। ये बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो मैदानी भाग के अंतर्गत आप ये देख ही सकते हैं कि ये उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, ये गंगा का दक्षिणी मैदान हो गया। इधर की तरफ आप ध्यान रख सकते हैं, उत्तरी गंगा के मैदान की तरफ की प्रमुख जो दोआब हैं, दोआब अर्थात दो, मतलब दो तो समझ में आ ही रहा है, आब मतलब पानी, मतलब 2 नदियों के बीच में, यहाँ आब नदी के लिए यूज किया गया है। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, तो कैसे कैसे ये बांटा गया, एक तो घाघरा गंडक वाला दोआब हो गया, गंडक कोसी हो गया, कोसी महानंदा हो गया, यही तो प्रमुख नदियाँ हैं उत्तर की तरफ, ठीक है। चलिए नदी की बात अभी करने वाले हैं, उसमें हम सारी बातें कर लेंगे, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए। उत्तर की तरफ जो प्रमुख नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कोसी, महानंदा, अभी हम देखने वाले हैं अच्छे से। गंगा का जो दक्षिणी मैदान है, इधर की तरफ जो प्रमुख नदियाँ है, कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, ये सब नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं दक्षिण की तरफ। अभी एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। हाँ, ये देख लीजिए, दक्षिण का जो सीमांत पठारी भाग है, सीमांत पठारी भाग, तो वो आपको यहीं पर दिख गया है आपको, ये वाला, ये पूरा हिस्सा, जिसमें ये वाला हो गया धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आ जाएगा, ये विंध्यन क्रम के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब यहाँ इधर मुंगेर से लेकर इधर बांका तक, समझ पा रहे होंगे आप चीज़ों को। वही यहाँ पर मैंने लिखा होगा, मुंगेर बोल रहा हूँ, क्या नाम है उसका, कैमूर से लेकर बांका तक। तो दक्षिण का जो सीमांत पठारी भाग है वो पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर एवं बांका तक फैला हुआ है, ठीक, जो नैरो स्ट्रिप है, संकीर्ण पट्टी है। तो ये तो मैप में देख ही चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैप से अगर चीज़ों को समझना आप सीख गए, फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा कुछ भी पढ़ना, कम से कम भूगोल पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बात करते हैं बिहार की मिट्टियों की। बिहार की मिट्टियों की बात की जाए तो देखिए, मैंने ये वाला मैप यूज किया है, हो सकता है आप बिहार की मिट्टियों से संबंधित अलग मैप भी देख सकते हैं, लेकिन ये वाला मैप मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि अभी जो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वाले मैप से सही सॉल्व हो पा रहे हैं, अच्छे से सॉल्व हो जा रहे हैं, इसलिए ये वाला मैप यूज किया। अगर कोई करेक्शन होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा, फिलहाल आप इस मैप को ध्यान रख सकते हैं। देखिए, मिट्टियों की बात की जाए तो मिट्टियों में बहुत कुछ पढ़ने को नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोटा मोटी आपको आइडिया हो ना कि कौन सी मिट्टी का विस्तार किधर की तरफ है, कौन कौन से जिलों की तरफ है, तो आसानी से क्वेश्चंस को आप हल कर पाएंगे, आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आगे पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उन पर आप फोकस करते हैं, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है उनको बस ऐसे ही देख सकते हैं एक नज़र। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं। 3 भागों में इसको हम देखेंगे। एक तो उत्तर बिहार की जो मैदानी मिट्टी है, उत्तर बिहार की, उसके बाद दक्षिण बिहार की, उसके बाद दक्षिण में जो सीमांत पठारी क्षेत्र है, जो पर्वत और पत्थर वाला क्षेत्र है, उधर की मिट्टी किस टाइप की है, कौन कौन सी मिट्टियाँ, उनको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की मैदानी मिट्टी, ठीक।
तो उत्तर बिहार की मिट्टियों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं पर्वत पदीय। पर्वत पदीय मतलब पर्वत का जो निचला वाला हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा है, पद मतलब पैर, पर्वत का जो निचला वाला हिस्सा है, पैर का हिस्सा है, उधर की तरफ जो मिट्टी है, ठीक, उनकी बात करते हैं। तो इधर ये किधर की तरफ है, किधर की तरफ पर्वत है बताइए, इसको रटने की जरूरत है ही नहीं, यही तो है यहाँ पर। पश्चिम, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, पश्चिमोत्तर साइड में, बिहार के पश्चिमोत्तर में। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी चंपारण वाला है, ठीक है। तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको मैप ध्यान में रहेगा तो पर्वत पदीय मिट्टी की बात कीजिए तो ध्यान रखिएगा, हाँ, इसी को पिडमुंट स्वैम्प मिट्टी भी बोलते हैं। भावर क्षेत्र इधर की तरफ मिलेगा आपको। भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको। देखिए, जब नदियाँ इधर से नदियाँ निकल कर आती हैं ना, नदियाँ इधर की तरफ आती हैं, तो पर्वतों के नीचे बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं मोटे मोटे। तो नदियाँ जब आती है तो उसमें विलुप्त हो जाती हैं, वो वाला भावर क्षेत्र है। मतलब नदियाँ जो है ना नीचे नीचे बहती हैं, कंकड़ पत्थर के नीचे नीचे, ठीक। फिर कुछ दूरी पर आगे आकर फिर नदियाँ ऊपर की तरफ दिखने लगती हैं। दलदली क्षेत्र जो दिखेगा वो तराई वाला क्षेत्र है, मतलब नदियाँ यहाँ से निकलना शुरू होती हैं तराई क्षेत्र से। आप समझ पाएंगे, मोटा मोटी इतना ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, पर्वत पदीय मिट्टी किधर की तरफ है, पश्चिमोत्तर बिहार, ठीक। मैप में आपको दिख ही रहा है, रटने की जरूरत है नहीं। पिडमुंट स्वैम्प मिट्टी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि कहाँ पर पाई जाती है, तो पश्चिम चंपारण में ऑप्शन में था ये। और रंग आप ना भी देखें तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे रंग हैं, कन्फ्यूजन भी हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है आपको। लास्ट में अगर मन करे, सब कुछ पढ़ लिया है, मन कर रहा है कि रंग किसका, रंग कैसा होता है, तो देख सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ना भी देखें तो चलता है, बट मैंने लिख दिया है। तो रंग की बात की जाए तो गहरा भूरा या पीला रंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है रंग, ध्यान रखना। हाँ, लाल रंग किस वजह से होता है मिट्टी में, या भारत के भूगोल में भी देखेंगे, पढ़े होंगे, चाहे देखेंगे, ठीक है ना, लौह लौह तत्व की वजह से होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। बट सबका अलग अलग रंग ध्यान रखना जरूरी नहीं है। देखिए, तराई क्षेत्र की मिट्टी की बात की जाए तो बिहार नेपाल की जो सीमा है ना, उसके साथ पश्चिम चंपारण से कहाँ तक, किशनगंज तक, ये वाला तराई क्षेत्र। अभी तो मैंने बताया पश्चिम चंपारण इधर है, यहाँ से लेकर ये पूर्व में कहाँ तक, इधर सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बिहार का, किशनगंज है। सबसे पश्चिमी इधर की तरफ, पश्चिमोत्तर में आ जाइए, सबसे पश्चिमी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सबसे पश्चिमी इधर की तरफ है, यहाँ कैमूर। सबसे पूर्वी कौन सा है, किशनगंज है। मतलब ऊपर की बात की जाए तो पश्चिमोत्तर में, पश्चिमोत्तर बोल रहा हूँ, पश्चिम में जो ये पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण से लेते हुए पूर्व में कहाँ तक, किशनगंज तक, ठीक है। ये सबसे उत्तरी जिला है पश्चिम चंपारण, और सबसे पूर्वी है ये किशनगंज। और उसके बाद बात करते हैं तराई क्षेत्र की, बात कर लीजिए। तराई क्षेत्र की बात कर ली गई। रंग आप देख सकते हैं, रंग इसका मिट्टी का जो होता है भूरा तथा हल्का पीला होता है। और उधर की तरफ पत्थर वत्थर है, कंकड़ पत्थर, बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ जो होते हैं वो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक, उसमें भी नवीन जलोढ़, जिसको खादर मिट्टी बोलते हैं। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना, इसी को बोला जाता है कछारी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, इसका अन्य नाम है, ठीक। जलोढ़ मिट्टी को ही बोला जाता है कछारी या दोमट। और बिहार के अधिकांशतः क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और मैप में भी आप देख लेंगे कि इसका विस्तार ज़्यादा है, रटने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी में सबसे पहले नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए, नवीन जलोढ़ को ही खादर मिट्टी बोलते हैं। नवीन जलोढ़ इसलिए क्योंकि हर साल नवीन जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है, हर साल जो बाढ़ आती है ना, मतलब बाढ़ की वजह से मिट्टियाँ लाई जाती हैं, उसकी वजह से नवीन जलोढ़ मिट्टी का विकास निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, निरंतर बाढ़ की वजह से, नदियों के द्वारा जो बाढ़ आती है, ठीक, इसका विकास होता है, काफ़ी उर्वर होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये भी बात ध्यान रखिएगा। और नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। हाँ, ये विस्तार मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए, जैसे नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात कीजिए, यहाँ पर दिखाई दिया है पर्वत पदीय मिट्टी इधर की तरफ है, इधर की तरफ, ठीक है। मुख्य रूप से यही ध्यान में रखना है आपको, विस्तार ध्यान में रखना है। और हल्की फुल्की जो छोटी मोटी बातें वो मैंने आपको बता ही दी हैं, वो लिखा ही हुआ है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तराई मिट्टी की बात की जाए तो आपको दिख ही रहा है उधर मैप में। फिर बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी के बाद बांगर अभी देखने वाला है। खादर मिट्टी की बात की जाए तो ये वाला जो हिस्सा हो गया, ठीक है ना। अब ये वाला हिस्से से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछा गया था, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। ऑप्शन में था काली मिट्टी, देखिएगा अब इसको, काली मिट्टी था। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ था नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़,
उसके बाद था प्राचीन जलोढ़ मतलब पुरानी, उसके बाद था लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। अब एक बात बताइए, आपको मोटा मोटी पता हो कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण किधर है? चंपारण इधर हो गया, इधर की तरफ चंपारण हो गया, इधर की तरफ मुजफ्फरपुर हो गया, यहाँ पर दरभंगा हो गया। तो अगर आपको ये पता है तो आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नवीन जलोढ़, काली मिट्टी तो बिल्कुल नहीं होगा, लाल मिट्टी की संभावना ही नहीं है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मोटा मोटी आपको पता होगा ना, मैप का आइडिया होगा कौन सा जिला किधर की तरफ है, तो आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे बिना किसी कन्फ्यूजन के। पुरानी जलोढ़ अर्थात बांगर मिट्टी की बात की जाए तो इसमें चूने की अधिकता होती है, रंग इसका गहरा भूरा, हल्का काला भी हो सकता है, हल्का भूरा, सफ़ेद, ये सब। तो रंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। हाँ, यहाँ पर जैसे कि नवीन जलोढ़ में बात की जाए तो फसलों में मैंने गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ, जूट इत्यादि ये सारी मुख्य फसलें हैं जहाँ यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। हाँ, इसकी विशेषताएं ध्यान रख लीजिएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी में इसमें चीका की अधिकता होती है अर्थात क्ले की अधिकता होती है, नमी धारण करने की क्षमता इसमें अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, इसका मतलब वो उपजाऊ अधिक है। ठीक है ना, इसलिए इसकी उर्वरता जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, पुरानी जलोढ़ की बात कर रहे थे तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए, चूने की अधिकता मैंने बता दी है, रंग बहुत ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। फसलों की बात की जाए बहुत ज़रूरी नहीं है, पढ़ लीजिएगा। धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना ये मुख्य फसलें हैं। सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है ना, सिंचाई की आवश्यकता होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, तो ये उपजाऊ हो सकती है सिंचाई करने के बाद। उसके बाद कगारी मिट्टी की बात की जाए तो नाम से ही भोजपुरी में एक वर्ड है कगरी, मतलब किनारे, तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। गंगा नदी के कगरी, गंगा के किनारे कगारी मिट्टी। गंगा के जो किनारे किनारे वाली, यहाँ पर लिखा ही हुआ, गंगा के दक्षिणी एवं सोन, किउल, फल्गु अर्थात दक्षिण बिहार की जो नदियाँ हैं उनके किनारे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक, कगारी मिट्टी। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा कगारी मिट्टी वाला, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो बस इतना आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा उर्वर नहीं होती है मिट्टी, रंग भूरा होता है। फसलें सरसों, जौ, दाल, मक्का, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसमें विभिन्न सब्जियां वगैरह उत्पादन मतलब अच्छा उत्पादन होता है सब्जियों का, किसमें? कगारी मिट्टी में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। ओहो, अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना ही भूल गया, अभी हम बात कर रहे हैं दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ। जैसे उत्तर बिहार की मिट्टियों की बात हमने कर ली है, ये कगारी मिट्टी जो है ना, हम दक्षिण बिहार की मिट्टियों के अंतर्गत बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं टाल मिट्टी की। तो टाल मिट्टी जो है ना, ये गंगा के दक्षिणी तट पर, मतलब गंगा का जो दक्षिणी तट है ना, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा, ठीक, चौड़ी जो पट्टी है वहां पर टाल मिट्टी पाई जाती है। ये गंगा है, इधर की तरफ ये 10 किलोमीटर टाल मिट्टी, ठीक है। तो टाल मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद ये काफ़ी उर्वर होती है, और पंकीली मिट्टी होती है, पंख वाली, ठीक है ना, मतलब नमी होती है इसमें। रंग इसका धूसर होता है, इसमें फसी, हाँ ये ध्यान रख सकते हैं। फसलों की बात की जाए तो इसमें रबी फसलों के लिए श्रेष्ठ है। कौन सी मिट्टी? टाल मिट्टी। उसके बाद आपको दिखा देते हैं दक्षिण बिहार की मैदानी मिट्टियों में। और बात करें पुरानी जलोढ़, अर्थात इधर पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? करेल कैवाल मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण बिहार की मिट्टियों की बात कर रहे हैं हम भी। रंग की बात की जाए तो इसका रंग जो होता है पीला व गहरा भूरा होता है। रंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जल धारण करने की क्षमता इसमें भी होती है, इसीलिए उर्वर होती है ये। इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। फसलों की बात की जाए तो गेहूँ, धान, बाजरा, अरहर सारी फसलें यहाँ पर हो सकती हैं। बलथर मिट्टी की बात की जाए तो बलथर मिट्टी जो है ना, ये जो गंगा के मैदान, गंगा का जो ये, एक मिनट में दिखाता हूँ, गंगा के दक्षिण में जो मैदान है उसका जो दक्षिणी सीमा है, मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मैदानी भाग हो गया, ये भी मैदानी भाग हो गया। ये मैप में थोड़ा सा ये वाली लाइन है ना और ऊपर होती, लेकिन चलिए आप मोटा मोटी ध्यान में रखिएगा। तो जहाँ से ये मतलब क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र शुरू होता है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा शुरू होता है, क्षेत्र शुरू होता है, ठीक। वहाँ पर ये वाला हिस्सा मैदान का जो दक्षिणी सीमा है, ये थोड़ा नीचे चला गया है, दक्षिणी सीमा है ना, वही बलथर मिट्टी के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? बलथर मिट्टी की बात की, संकीर्ण नैरो क्षेत्र है, संकीर्ण अर्थात नैरो क्षेत्र है, पतला सा क्षेत्र है, गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा पर है, जहाँ से छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र शुरू होता है, ठीक। तो हल्का फुल्का इतना ध्यान रखेंगे तो चलेगा। रंग यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, पीलापन लिए हुए, थोड़ा सा इसका रंग लाल होता है।
और इसमें इस मिट्टी में रेत तथा कंकड़ की अधिक मात्रा होती है, इसलिए अब कंकड़ पत्थर की मात्रा है तो वो उपजाऊ तो होंगी नहीं। इसमें कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से होती है? अरहर हो सकती है, कुर्थी, ज्वार, बाजरा आदि। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिणी पठार की मिट्टी की, जो सीमांत पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना, पठार वाला ये हिस्सा है नीचे वाला, उसमें कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? उसमें दो प्रकार की मिट्टियों को हम देखते हैं विशेष रूप से। एक तो लाल एवं पीली मिट्टी, इसका निर्माण जो हुआ है अग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के टूटने की वजह से इसका निर्माण हुआ है। और इसका रंग जो होता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, इसका रंग जो होता है लाल रंग, वो लौह तत्व की अधिकता के कारण। मिट्टी की बात जब भी आती है, जब भी बात आएगी कि लाल रंग, कोई भी मिट्टी हो, लाल रंग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो लौह तत्व की अधिकता के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। फसलों को आप पढ़ सकते हैं, मक्का, दलहन, मोटे अनाज आदि इसमें उगाए जा सकते हैं प्रमुख रूप से। लाल बलुई मिट्टी की बात कीजिए तो रोहतास और कैमूर का क्षेत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। लाल बलुई मिट्टी इधर की तरफ, रोहतास कैमूर वाला क्षेत्र, ये वाला लाल बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कहाँ गया भाई? हाँ, तो वो अब बलुई मिट्टी है, लाल बलुई मिट्टी है, पठारी क्षेत्र है, तो उर्वर तो होगा नहीं। मोटे अनाज इधर भी उगाए जा सकते हैं, बाजरा, मक्का, ज्वार वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं, तो ये मोटा मोटी चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा यही ध्यान रखिएगा कौन सी मिट्टी किधर की तरफ पाई जाती है, और बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है किस मिट्टी से आच्छादित है, मतलब कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़, बट कुल मिलाकर समग्र रूप से देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं बिहार की नदियों की। नदियों की बात की जाए तो प्रमुख नदी तो गंगा हो जाएगी, आपको पता ही है। अब गंगा, बाकी सारी नदियाँ गंगा की सहायक हो जाएंगी। तो गंगा की बात की जाए तो देखिए, मैप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बट गंगा के बारे में आप देख लीजिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसी मैप में, चाहे यहाँ पर समझा देता हूँ इस वाले मैप में। जैसे यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और इधर से बहुत सारी नदी है। जैसे यहाँ से घाघरा आती है, ठीक। ये मैप मैंने, घाघरा जो है ना, यहाँ पर बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाते हुए एंटर करती है। थोड़ी दूर घाघरा बिहार और यूपी के साथ सीमा बनाती है, ठीक। ये मैप मैंने थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं बनाया, बट आप समझ जाइएगा। घाघरा नदी जब यहाँ आती है तो बिहार यूपी के साथ थोड़ा सा सीमा बनाती है। वैसे ही यहाँ गंडक भी बिहार यूपी के साथ सीमा बनाती है। इधर से कर्मनाशा नदी बिहार यूपी के साथ सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। और ये गंगा नदी है। बाकी इधर से बहुत सारी नदियाँ आती हैं, ठीक है ना। जैसे इधर ये घाघरा हो गई, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। तो कहाँ गया? तो नदी वाली बात कीजिए, गंगा नदी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। गंगा का जो प्रवेश होता है ना बिहार में, वो कहाँ पर होता है? चौसा में, बक्सर। चौसा जगह है बक्सर में, चौसा में होता है। बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। हाँ, उत्तर दिशा की सहायक जो नदियाँ, उत्तर की तरफ से जो नदियाँ आकर मिल रही है गंगा नदी में, वो उन नदियों को, आप उन नदियों का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्रम भी पूछा जा सकता है। मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ मैंने लिख दिया है, पूर्व से पश्चिम में पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाईं तरफ से, मतलब उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ, उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदियाँ। गंगा ऐसे बह रही है तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा? इधर वाला बायां हो जाएगा, इधर वाला दायां हो जाएगा। इधर की तरफ बह रही है तो अर्थात ये उत्तर वाला बायां हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाईं दिशा से आकर मिलने वाली नदियाँ, उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली जो नदियाँ है वो कौन कौन सी हैं? घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा है। तो मैप में इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ठीक है ना, बागमती है, कमला है, कोसी है, महानंदा सबसे इधर पूरब में है, ठीक। तो आप मैप में देख सकते हैं इन चीज़ों को। दाईं ओर से बात की जाए, दक्षिणी दिशा से बात की जाए, सहायक नदियाँ जो है गंगा की, वो है कर्मनाशा है, अभी मैंने बताया, बिहार यूपी के साथ सीमा बनाते हुए। सोन है, फिर पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है, ठीक। ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रम ध्यान रखेंगे, बहुत काम देने वाला है। अच्छा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पूर्व से पश्चिम पूछे, पश्चिम से पूर्व पूछे, कुछ भी पूछे। हाँ, एक और बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये तो मैंने चाहिए आपको बता दिया। ये वाला चलिए इसको बाद में हम देख लेंगे कि कौन सा, मतलब बिहार यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। मैंने लिखा भी होगा नीचे, मैंने लिख दिया है, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, ये जरूर देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, मैप से देखेंगे तो अच्छा ही रहेगा। गंगा के किनारे कितने जिले हैं बिहार में? 12 जिले हैं। नाम देख सकते हैं, मैप में देखेंगे तो अच्छा रहेगा, बट मोटा मोटी आप नाम देख लीजिए, मैप से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, इसको भी मैंने लिखा है यहाँ पर। बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार।
हाँ, गंगा की जो सर्वाधिक लंबाई गुजरती है कौन से जिला से गुजरती है? पटना से, सबसे ज़्यादा पटना से, ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं नदियों का उद्गम और उसका मुहाना क्या क्या है, और नदियों से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट बातें जो होंगी उनको भी हम इसी में देख लेंगे आगे। पहले उनका उद्गम और मुहाना देख लेते हैं। गंगा की बात की जाए तो देखिए इंडियन जियोग्राफी में भी, भारत के भूगोल में भी इनको मैंने कवर किया है काफ़ी अच्छे से, दोबारा से आप अगर देख रहे हैं तो इसका रिवीजन हो जाएगा। गंगा की बात की जाए तो इसका जो उद्गम है ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक, गंगा का ये उद्गम है और ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है। गंडक की बात की जाए तो ये नेपाल से निकलती है मध्य हिमालय से और गंगा नदी में आकर मिल जाती है पहलेजा घाट हाजीपुर में। घाघरा की बात की जाए तो नेपाल के नाम्बा श्रेणी से निकलकर छपरा में गंगा नदी में मिल जाती है रेविलगंज में। ठीक है। बूढ़ी गंडक की बात की जाए तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना, सोमेश्वर पहाड़ी जो कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में है। और कहाँ पर मिलती है? गंगा में मुंगेर में मिल जाती है। उसके बाद बात की जाए कोसी नदी की बात की जाए तो नेपाल में सप्तकोशिकी से निकलती है और बिहार में आकर गंगा में मिलती है। कहाँ पर? पूर्णिया में। महानंदा की बात की जाए तो नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलते हुए ये कहाँ पर मिल जाती है? कटिहार में आकर मिल जाती है गंगा में। सोन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर, अमरकंटक के पठार से निकलकर दानापुर, ठीक है ना, दानापुर में आकर पटना में कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी में। कर्मनाशा की बात की जाए तो विंध्याचल पहाड़ी का ही हिस्सा है कैमूर पठार, कैमूर पठार से निकलकर चौसा में आकर मिल जाती है गंगा नदी में कर्मनाशा नदी। ठीक है ना, इसको अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने वो लिखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों को लिखा है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुनपुन की बात की जाए तो ये पठारी भाग मध्य प्रदेश का जो है ना, वहाँ से निकलकर फतुहा में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा में आकर मिलती है। कहाँ पर? फतुहा पटना में। फतुहा कहाँ पर है? पटना में, वहाँ पर मिल जाती है। फल्गु की बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार से निकलकर कहाँ पर? गंगा में मिल जाती है टाल क्षेत्र में। उसके बाद घाघरा की बात, हाँ, तो ये नदियों की बात हो गई, उद्गम और उनका जो मुहाना है, संगम है। उसके बाद नदियों से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देख लीजिए। जैसे घाघरा की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ कुछ दूर तक सीमा बनाती है, मतलब सीमा निर्धारण का काम करती है। ये मैं बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। कर्मनाशा की बात की जाए तो ये भी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा निर्धारण करती है और कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक की बात की जाए तो इसका अन्य नाम सदा नीरा है, गंडकी है, नारायणी है, शालिग्रामी है, बहुत सारे नाम हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ये भी सीमा निर्धारण करती है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बूढ़ी गंडक की बात की जाए तो बिहार में जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है? बूढ़ी गंडक है। इसका अन्य नाम क्या है? बूढ़ी गंडक का सिकराना नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस नदी को देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा पीडीएफ में क्वालिटी ख़राब हो गई है, फोटो लेते वक्त थोड़ा सा हिल गया, इसीलिए लगता है इसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, लेकिन नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, मैं पढ़कर बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बागमती की बात कीजिए तो मैंने वहाँ पर कवर नहीं किया इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। बागमती की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है शिवपुरी श्रेणी से, नेपाल से। इसका मुहाना जो है ये कहाँ पर आकर मिल जाती है? ये नदी कोसी नदी से मिल जाती है खगड़िया में, बदलाघाट जगह है खगड़िया में, वहाँ पर मिल जाती है कोसी नदी से, गंगा से नहीं मिलती है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। बागमती किससे मिलती है? कोसी से मिलती है। और कमला किससे मिलती है? बागमती से मिलती है, ठीक है ना, बदलाघाट में ही। इसका उद्गम कहाँ से होता है? महाभारत श्रेणी, नेपाल से। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन घुमा अगर पूछ लेते हैं तो, कि गंगा से कौन नहीं मिलती है, तो नहीं मिलने वाले में बागमती है, कमला है। कोसी की बात की जाए तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको पता ही है। परियोजना एवं नहरों को देख लेते हैं। देखिए परियोजना की बात की जाए तो सोन जो है ना सबसे पुरानी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, बिहार की सबसे जो प्राचीन नहर जो है ना वो सोन नदी पर ही है। तो जब सबसे पुरानी परियोजना ये है तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर इसी नदी पर होगी। और नहरों की बात की जाए तो एक तो पूर्वी सोन नहर है, एक पश्चिमी सोन नहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम में ही सोन सोन लिखा हुआ है, तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत उतना है नहीं। कोसी नदी की बात की जाए तो नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है कोसी। इस पर जो नहरें हैं वो एक तो है पूर्वी कोसी नहर, कोसी नदी पर, कोसी नदी से निकली हुई नहरें, एक पूर्वी कोसी नहर, एक पश्चिमी कोसी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम में ही कोसी लिखा हुआ है। राजपुर नहर ध्यान रख सकते हैं, कौन सी नदी से निकली हुई है ये, इसका उद्गम कौन सा है? कोसी नदी है, राजपुर नहर, तो ये ध्यान रख सकते हैं। गंडक परियोजना की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं इस परियोजना से वो बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है और साथ में नेपाल भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बिहार उत्तर प्रदेश जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए इनसे गंडक नदी से निकलने वाली जो नहरें हैं, एक तो त्रिवेणी नहर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम चंपारण से निकलती है। तिऊर नहर है, सारण एवं तिरहुत नहरें भी हैं। कौन सी नदी से? गंडक नदी से, ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से गंडक नदी से ही ध्यान रखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ मुख्य रूप से? क्योंकि देखिए बेसिकली अगर तिऊर नहर की बात कीजिए,
ढाका मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ढाका एवं तीव्र नहरों की बात की जाए तो अगर ऑप्शन में गंडक देता है, ये दोनों नाम नहीं देता है, तो आप गंडक टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ढाका एवं तीव्र नहरें जो है ना, ये गंडक की सहायक नदियों से निकलती हैं ये नहरें। ढाका की बात की जाए तो लालबकिया नदी से, और तीव्र की बात की जाए तो तीव्र नदी से, ठीक। लेकिन अगर ये दोनों नाम ना देके, मतलब ये वाला नाम नहीं देता है, गंडक दे देता है, तो गंडक भी आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा है कि गंडक से निकलती हैं, ये भी गंडक से ही निकलती हैं, उनकी सहायक नदियों से निकलती हैं, ठीक। थोड़ा सा डिफरेंस ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात कर ली जाए बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात हैं, तो उनको मैंने लिख दिया है। काकोलत की बात की जाए, काकोलत जलप्रपात ये कहाँ पर है, नवादा में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धुआं कुंड की बात की जाए तो ये रोहतास में है। मांझर कुंड की बात की जाए तो ये भी रोहतास में है। रोहतास के अन्य जो जलप्रपात हैं इनको भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हैं। ओखारिन कुंड है, देवदारी है, खुदारी दाह जलप्रपात है, राकिम कुंड जलप्रपात है, सुहारा जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था। करकटगढ़ कैमूर में है और तेलहर कुंड कैमूर में है। इन दोनों में कोई एक पूछा गया था, आप देख लीजिएगा, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। कैमूर में करकटगढ़ एवं तेलहर कुंड, ठीक है ना। झारखंड रोहतास में है। जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस कीजिएगा, बाकी चीज़ों को बस एक नज़र देखते रहिएगा रिवीजन के क्रम में। झीलों की बात की जाए तो कांवर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगूसराय में है। गोगाविल की बात की जाए तो कटिहार में है। कुशेश्वरनाथ ये दरभंगा में है। अनुपम झील कैमूर में है। जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए तो वाल्मीकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि जो वन्य जीव अभयारण्य है, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य ये पश्चिम चंपारण में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, गया में है। भीम बांध की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, मुंगेर में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो ये भी पश्चिम चंपारण में, ध्यान रख लीजिएगा। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है, नाम से ही पता चल रहा है विक्रमशिला, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो। कहाँ पर होगा ये, भागलपुर में। उसके बाद पक्षी अभयारण्य को देख लेते हैं। तो ठीक है, उधर अभयारण्य जो देखा ना उसी में कुछ पक्षी अभयारण्य भी है, कुछ स्पेशली पक्षी अभयारण्य है, वो इसमें लिखा गया है, तो उनको देख लीजिए। जैसे कुशेश्वरनाथ की बात कीजिए तो अभी हमने देखा ही था, ये पक्षी अभयारण्य भी है कुशेश्वरनाथ। कहाँ पर है ये, दरभंगा में। और कांवर झील भी अभी हमने देखा था, ये पक्षी अभयारण्य भी है। कहाँ पर है ये, बेगूसराय में है। बाकी उदयपुर भी हमने देखा था, अभी बेतिया चंपारण में है। बाकी जो नहीं देखा था उनको देख लीजिए। नकटी डैम और नागी डैम दोनों जमुई में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है, वैशाली में है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा ये देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर इस टेबल में नहीं दिखाया था। कर्मनाशा नदी का जो उद्गम है वो नहीं, ये तो दिखाई दिया था, ये तो बता ही दिया था। कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल का भाग है ये कैमूर की पहाड़ी। चलिए, एशिया की जो सबसे बड़ी गोखुर झील है वो कौन सी है, कांवर झील है, अभी जिसकी बात की बेगूसराय में है। इसको रामसर स्थल भी घोषित किया गया है कांवर झील को, ठीक है ना। और बिहार में जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है, पटना में है, तो ये इतना ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है। उसके बाद बात की जाए खनिज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो चलिए आप मैप देखते रहिएगा, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है टेबल बनाकर कि एक मिनट, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। ये जोत के प्रकार हैं तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखिए, सीमांत जोत की बात की जाए तो सीमांत जोत के अंतर्गत वे किसान आते हैं जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर तक लैंड हो, जमीन हो, ठीक है। लघु जोत के अंतर्गत कौन से किसान आते हैं, जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड हो। मध्यम जोत के अंतर्गत आते हैं जिनके पास 2 से 10 हेक्टेयर तक लैंड हो। और वृहद जोत के अंतर्गत कौन से किसान आते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड हो। इसमें आपको ध्यान ये रखना है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो लगभग 97% किसान जो है ना वो सीमांत जोत और लघु जोत के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। खैर चलिए, उसके बाद बात हम करते हैं बिहार में खनिज की। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाकर लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पर मैप देखते हैं। मैप में बात कीजिए, देखिए प्रमुख जो खनिज है ना उनका जो भंडार है उनको देखें तो पाइराइट की बात करें तो पाइराइट की बात की जाए तो भारत में आप मान सकते हैं कि इकलौता बिहार ही है जो पाइराइट का उत्पादन करता है, लगभग 95%, ठीक है। और पाइराइट का जो बिहार में भंडार है वो कहाँ पर है, रोहतास में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रोहतास में। चूना पत्थर की बात की जाए तो देखिए
चूना पत्थर का जो भंडार है मेनली कहाँ पर है, रोहतास और कैमूर में भंडार है इसका, ठीक है। मैप से चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। मैप से चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा ना, मान लीजिए पूछ लेता है कि पाइराइट का या फिर चूना पत्थर का भंडार कहाँ पर है, और 3 ऑप्शन ऊपर से उठा कर दे देता है उत्तर बिहार से, तो मैप से आपको आइडिया लग जाएगा ना कि भाई जो भी खनिज हैं वो दक्षिण बिहार में मिलते हैं, क्योंकि इधर की तरफ ही पठारी क्षेत्र है, इधर की तरफ तो मैदानी भाग है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे आसानी से, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि आप रटे नहीं, मतलब रटा हुआ क्या बोलते हैं, रटा हुआ दिमाग नहीं लगाएं वहाँ पर, आप वहाँ पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। तो हाँ, चूना पत्थर की बात की जाए, एक और बात ध्यान रखिएगा, जो कच्चा माल है ना, मतलब सीमेंट उद्योग है ना, उसका जो मेन कच्चा माल है, प्रमुख कच्चा माल है, जो मेन रॉ मटेरियल है वो कौन सा है, चूना पत्थर ही है। तो चूंकि चूना पत्थर इधर पाया जाता है, कैमूर और रोहतास की तरफ पाया जाता है, इसीलिए अधिकांशतः बिहार में जो सीमेंट उद्योग है इधर की तरफ ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभ्रक की बात की जाए तो इधर नवादा है, यूरेनियम की बात की जाए तो गया है, और सोना की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, जमुई, ठीक है ना, जमुई। फिर बॉक्साइट की बात कर ली जाए, देख रहे हैं ना यहाँ पर लिखा हुआ है बॉक्साइट मुंगेर में। तो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप मैप देखते रहिएगा। चलिए टेबल हम देख लेते हैं। टेबल में मैंने खनिज लिखा है और जो उनके प्रमुख क्षेत्र हैं उनको लिखा है। जैसे चूना पत्थर की बात की जाए तो मैंने अभी बता ही दिया, रोहतास और कैमूर, ध्यान रखिएगा। पाइराइट की बात की जाए तो पाइराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना, मूर्खों का सोना, गोल्ड जैसा ये दिखता है। तो पाइराइट का जो उत्पादन क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र जो है, भंडार है, वो कहाँ पर है, रोहतास में है, याद रखिएगा। देश में बिहार का प्रथम स्थान है इसका, ठीक, लगभग 95%, ये लगभग 95% जो भंडार है वो कहाँ पर है, बिहार में ही है पाइराइट का। सोना की बात की जाए तो सोना के लिए जमुई ध्यान रखिएगा। यूरेनियम की बात की जाए तो मुख्य रूप से आप गया ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, मुख्य रूप से जिसको हाईलाइट किया गया है उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मतलब मुख्य रूप से वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद नवादा आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बॉक्साइट की बात की जाए तो मुंगेर, मुख्य रूप से मुंगेर में। उसके बाद रोहतास भी ध्यान रख सकते हैं, रोहतास में भी पाया जाता है। अभ्रक की बात की जाए तो नवादा में पाया जाता है। उसके बाद गया में भी मिलता है माई का, नवादा याद रखिएगा, मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है। डोलोमाइट की बात की जाए तो रोहतास हो गया, मतलब रोहतास का जो बंजारी क्षेत्र है। उसके बाद गंधक की बात की जाए तो ये भी रोहतास में, अमझौर वाला जो इलाका है रोहतास का। एस्बेस्टस की बात की जाए तो ये मुंगेर में। मैंगनीज की बात की जाए तो पटना, मुंगेर, गया में, ठीक है ना, मैंगनीज मिलते हैं। उसके बाद मैग्नेटाइट अयस्क की बात की जाए, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है, तो मैग्नेटाइट की बात की जाए तो गया और जमुई वाले क्षेत्र में ये मिलता है। और हेमेटाइट अयस्क की बात की जाए, ये भी लोहा का अयस्क है, तो ये भागलपुर में मिलता है, ठीक है ना, भागलपुर में इसका भंडार है। हेमेटाइट का भंडार कहाँ पर है, भागलपुर में। सोपस्टोन की बात की जाए तो ये भी थोड़ा सा ध्यान मतलब देख लीजिए, जमुई है। चीनी मिट्टी की बात की जाए तो भागलपुर, मुंगेर, बांका की तरफ। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिसको हाईलाइट किया है उस पर आपको विशेष फोकस रखना है, जिसको हाईलाइट नहीं किया है उसको बस 1-2 नज़र देखते रहिए। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो आपको कोई ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। हाँ, जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस रखिए। बिहार में कुछ उद्योग हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उद्योगों की बात की जाए, उद्योग और कारखानों की, वो हैं कहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की बात की जाए तो ये मोकामा में है, ठीक है ना, मोकामा में है। सिगरेट फैक्ट्री की बात की जाए, सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक के कारखाने की बात की जाए तो मुंगेर में है। जूता के कारखाना, ठीक है ना, बाटा का है, बाटा इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पर है, मोकामा में है, ये भी पटना में। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, पटना में है, पटना के फतुहा में, ठीक है ना। यहीं पर पुनपुन नदी आकर गंगा से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये, ठीक। तो वो भी पूछा गया है क्वेश्चन बीपीएससी में, और ये भी पूछा गया है। और रेशम उद्योग की बात की जाए तो रेशम उद्योग कहाँ पर है, भागलपुर में है। कच्चा रेशम की, हाँ, कच्चा रेशम कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है ये पढ़ लीजिए, कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर। तेल शोधक कारखाना की बात की जाए अर्थात रिफाइनरी की बात की जाए तो बिहार की जो पहली रिफाइनरी है, प्रथम तेल शोधक कारखाना है, वो कौन सा है, बरौनी ही है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, बेगूसराय में। उसके बाद सीमेंट उद्योग की बात की जाए तो याद रख लीजिएगा डालमिया नगर, देख रहे हैं ना ये सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर से आप ध्यान रख सकते हैं। सीमेंट उद्योग किधर की तरफ, रोहतास, डालमिया नगर कहाँ पर है, रोहतास, बंजारी में भी है, ठीक है ना, सीमेंट उद्योग, तो आप ध्यान रखिएगा। तो मैप से आप ध्यान रखते हैं तो रटना भी नहीं पड़ेगा इसको। उसके बाद बात की जाए जूट उद्योग की, जूट की बात की जाए तो पूर्णिया, कटिहार में है जूट का उद्योग। रेल पहिया कारखाना बेलापुर, छपरा में है। विद्युत इंजन कारखाना जो है मधेपुरा में है। डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा, छपरा में है। रेल इंजन मरम्मत जो कारखाना है वो कहाँ पर है, जमालपुर में है। सिंदूर का उद्योग, सिंदूर उद्योग लखीसराय में है। और उर्वरक का उद्योग, उर्वरक उद्योग कहाँ पर है, बरौनी में है।
जिसको हाईलाइट किया है उस पर विशेष फोकस करिएगा। उसके बाद चलिए कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर सीमेंट उद्योग मैंने बता ही दिया है, मैंने बोल दिया है, वो बंजारी वहाँ पर लिखा नहीं था। तो डालमिया नगर बंजारी दोनों रोहतास में ही है, ठीक। तो मैप से भी आप ध्यान रख सकते हैं। कागज़ की बात कीजिए तो कागज़ उद्योग में 1-2 नाम याद रख सकते हैं। ये डालमिया नगर, ये रोहतास में है, बरौनी हो गया, और भी हैं, बट मुख्य रूप से ये ध्यान रख सकते हैं। प्लाईवुड की बात कीजिए तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, हाजीपुर में है प्लाईवुड उद्योग। चमड़ा उद्योग की बात कीजिए तो मोकामा में, दीघा में है, गया में है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया सलाई उद्योग की बात की जाए तो कटिहार में है। पटाखा उद्योग की बात की जाए तो पटना सिटी में है। और उसके बाद बिहार की राज्य व्यवस्था की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ। बिहार राज्य की बात की जाए तो देखिए, बंगाल से बिहार जब अलग होता है उसकी बात करें तो वो कब अलग होता है। बंगाल से जब बिहार अलग होता है तो उड़ीसा के साथ अलग होता है, मतलब बिहार और उड़ीसा साथ में होते हैं। इसकी घोषणा होती है 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के दरबार में, दिल्ली दरबार में, ठीक है। बिहार राज्य के गठन की बात की जाए, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसका गठन कब कर दिया जाता है, 22 मार्च 1912 को, और इसी 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। बिहार राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है किसको, 22 मार्च को। वो 12 हो गया यहाँ पर, यहाँ 22 होगा, 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हो जाता है, 1 अप्रैल 1936 को। इंपॉर्टेंट है, जिसको भी हाईलाइट किया है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। झारखंड कब अलग हो जाता है बिहार से, 15 नवंबर 2000 को अलग हो जाता है बिहार से झारखंड अंततः, ठीक है। कितनी जमीन लेकर, 45.85, लगभग 45.85% जमीन लेकर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। बिहार में पंचायती राज की बात की जाए तो आपको पता ही है, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। यहाँ पर भी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है जिसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है जिसके प्रधान को प्रमुख कहा जाता है, जिला स्तर पर जिला परिषद है जिसके प्रधान को अध्यक्ष बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है, ठीक है। हाँ, बिहार राज्य जो अधिनियम है, बिहार पंचायती राज अधिनियम, वो 2006 वाला है, जो लागू कब हुआ था, 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। हाँ, 3 स्तरीय पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण मिला हुआ, कितने का मिला हुआ है, 50% का, 50%, 50% का आरक्षण है। पहले 33 था, 50% कर दिया गया, ठीक। 1700, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 1937 में जो चुनाव हुआ था ना स्वतंत्रता से पहले, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इसमें जो बिहार में, देखिए ये हुआ क्या था, बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिसमें प्रथम जो प्रधानमंत्री बने, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो जो प्रथम प्रधानमंत्री बने अर्थात मुख्यमंत्री बने, वो कौन बने, श्री कृष्ण सिंह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उप प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनते हैं, श्री रामदयालु सिंह, ठीक है ना। ये तीनों बातें याद रखिएगा। उसके बाद बात कीजिए, हाँ उस समय मैंने यहाँ लिख दिया, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। हाँ, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। कुछ एक और बातें हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे स्वतंत्रता से पहले बिहार एवं उड़ीसा के प्रथम जो राज्यपाल थे, मतलब बिहार और उड़ीसा जब साथ में थे, उस समय जो प्रथम राज्यपाल बने वो कौन थे, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ठीक है। स्वतंत्रता के पहले बिहार के प्रथम राज्यपाल, जब उड़ीसा अलग हो गया उस समय, मतलब केवल बिहार था, तब कौन थे राज्यपाल, सर मॉरिस गार्नियर हैलट, ठीक है। हाँ, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के जो प्रथम राज्यपाल बने वो कौन बने, श्री जयराम दास दौलतराम। इस बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद बात कर ली जाए, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के मतलब स्वतंत्रता के बाद भी यही बनते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा। और उसके बाद बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, ये तो आपको पता ही है। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है वो कौन बने, श्री महामाया प्रसाद, ठीक है ना। बिहार के सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री, मतलब सर्वाधिक बार शपथ किन्होंने लिया है, नीतीश कुमार ने लिया है। उसके बाद बात की जाए, उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस बातों की। जैसे पर्यटन स्थल है, ये ध्यान रखिएगा कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पर है। जैसे महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली अर्थात बोधि वृक्ष जो है ना, या फिर महाबोधि मंदिर की बात कीजिए, या फिर सुजातागढ़ की बात कीजिए, ये सब कहाँ पर है, गया में ही है। प्रेतशिला पहाड़ी है, रामशिला पहाड़ी है, ब्रह्मयोनि पहाड़ी इस बार पूछा गया था, या फिर विष्णुपद मंदिर, ये सब कहाँ है, गया में है। अलार कलम का जो निवास है या फिर केसरिया स्तूप वो कहाँ पर है, पूर्वी चंपारण में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जरासंध का जो अखाड़ा है, ग्लास ब्रिज है, विश्व शांति स्तूप है, गिद्धकुट पर्वत है, गिद्धकुट पर्वत कहाँ पर है, राजगीर में है, ध्यान रखिएगा। चौमुखी महादेव का मंदिर कहाँ पर है, चौमुखी महादेव का मंदिर है वैशाली में है। सीताकुंड कहाँ पर है, मुंगेर में है। पुनौरा धाम कहाँ पर है, सीतामढ़ी में है। हजारीमल धर्मशाला कहाँ पर है, चंपारण में है। ये गांधी जी से संबंधित है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है। हजारीमल धर्मशाला है चंपारण में, चंपारण को ही बेतिया बोला जाता है, ठीक है ना।
और मोतिहारी जो है पूर्वी चंपारण। ये पश्चिमी चंपारण लिखा हुआ है, पश्चिमी चंपारण। जामा नहीं, जामी मस्जिद है, ये कहाँ पर है? वैशाली में, ठीक है ना। ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये डेट याद रख सकते हैं। गोलघर का निर्माण जो हुआ था 1786 में हुआ था, पूरा हुआ था, ये 84 में शुरू हुआ था इसका काम। बांकीपुर, ये पटना में, आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अनाज के भंडारण हेतु इसको बनाया गया था, अनाज भंडारण के लिए, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह की बात की जाए तो ये सिखों के 10वें गुरु हैं। इनका जन्म बिहार में ही हुआ था 22 दिसंबर 16, ये आप डेट याद रखिए, 1666। ये ईस्वी याद रखिए, ये ईस्वी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पटना साहिब में हुआ था, ठीक है ना। और इनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। माता गुजरी थी, गुजरी नाम है ये, ठीक है ना। पटना वाले बोल रहा हूँ, पटना आने वाले सिखों के अन्य गुरु, अन्य मतलब जो गुरु गोविंद सिंह के अलावा, तो गुरु तेग बहादुर तो थे, इनके पिता थे, और गुरु नानक देव आए थे, ठीक, जो प्रथम गुरु थे सिखों के। उसके बाद चलिए कुछ समाचार पत्रों की बात कर लेते हैं। बिहार का जो प्रथम समाचार पत्र है ना, बिहार का जो प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में, वो भी साप्ताहिक, वो कौन सा है? द बिहार हेराल्ड, ठीक है ना। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार निकलता था, उसका नाम क्या है? द बिहार हेराल्ड। बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है, जो दैनिक मतलब रोज निकलता था, डेली, उसका नाम क्या है? द सर्चलाइट, ठीक है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, जो कि क्या है? साप्ताहिक है, ये भी सप्ताह में एक बार निकलता था, इसका क्या नाम है? बिहार बंधु। और बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो डेली निकलता था, उसका नाम क्या है? सर्वहितैषी। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ एक फैक्ट्स को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि श्री जगत नारायण लाल, इनको आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़ा होगा, ये नाम आपने सुना होगा काफ़ी, इनके बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। और जैसे कि इनको 1940-42 के दौरान बांकीपुर जेल में कैद किया गया था, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ये भी पूछा हुआ है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी। दोनों बातें ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। और राजकुमार शुक्ल, इनका तो आपको पता ही है, इन्हीं के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे, मतलब किसानों की समस्या देखने आए थे, उसी क्रम में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल का जो गांव है वो आपको ध्यान रखना है, मुरली भरा हुआ, पश्चिम चंपारण में है। बिहार का पहला व्यक्ति जिसको लोकसभा अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया, चयन किया गया, वो कौन है? बलिराम भगत, ठीक है, 5वीं लोकसभा के लिए बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बलिराम भगत। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। देश में कृषि अनुसंधान, कृषि से संबंधित जो रिसर्च प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य है वो कौन सा है? बिहार है। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये कौन सी जगह पर है? बिहार कृषि कॉलेज है सबौर में। सबौर कहाँ पर है? भागलपुर में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के पूसा में। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिंच। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पूरा का पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये सामान्य परिचय वाला पेज डिस्कस करना बाकी था। हालांकि ये सामान्य परिचय वाला पेज है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक ही पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आराम से 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे यहाँ से, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बेसिकली हम मैप को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद सारी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जनसंख्या से संबंधित है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देख लेंगे हम, ठीक। पहले मैप को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारी बातों को देखते हैं। हाँ, इसको डिस्कस करने से पहले आप मोटा मोटी क्या आपको पता ही होगा, जैसे इस पेन से तो अच्छे से मैप बनेगा नहीं, बट मोटा मैं रफली बनाता हूँ। ये मान लीजिए कि इंडिया का ये मैप हो गया, ठीक है, ऐसे। तो आपको पता होगा कि बिहार यहाँ पर है, आपको पता है इधर की तरफ उत्तर होता है, इधर की तरफ दक्षिण है, इधर की तरफ पूरब है, इधर की तरफ पश्चिम है, इधर उत्तर, इधर पूरब, और बिहार यहाँ पर है। तो बिहार के लोकेशन की बात की जाए, इसकी अवस्थिति की बात की जाए भारत में, तो इसका लोकेशन किधर हो जाएगा? उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है नहीं, आपको पता ही होगा वैसे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बिहार के मैप की। तो मैप की जानकारी, मैप हमेशा देखते रहिए, मैप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आसानी से टैकल हो सकते हैं, चाहे खनिज वाले क्वेश्चंस हो गए, चाहे मिट्टी वाले क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे मैप से हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनका आइडिया होना चाहिए, जो बॉर्डर पर ज़िले हैं, ठीक। आपको ये पता है, ये उत्तर है, नॉर्थ में क्या है? नेपाल है, ठीक है ना। और साउथ में क्या है? नीचे में इधर साउथ में झारखंड है, इधर की तरफ क्या है? पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। सारी बातों को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। हालांकि सारी बातों को मैंने अच्छे से लिखा हुआ है नीचे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सुनना है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो इधर की तरफ बिहार जो है, यहाँ से ये है 24 डिग्री
20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ एन, उत्तरी अक्षांश। देखिए भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो बिहार भी तो उत्तरी गोलार्ध में आया, मतलब अक्षांश रेखाएं जो होंगी वो उत्तरी ही होंगी, इसलिए बिहार इधर की तरफ 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर इधर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। कैसे? उत्तर से दक्षिण में, ठीक है ना। ये उत्तरी अक्षांश और ये उत्तरी अक्षांश, मोटा मोटी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये 27 में ये 3 कम है, 31 में 11 कम है, मतलब इसको माइनस करके देखिए 11 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। आप जैसे मन करे वैसे याद रख सकते हैं, इसको रटना है तो रट सकते हैं, या फिर डिफरेंस याद रखेंगे तो वैसे आप दिमाग लगा लेंगे, हाँ इतना इतना डिफरेंस दिया हुआ है कि नहीं ऑप्शन में, तो वैसे भी आप सही ऑप्शन पर जा सकते हैं। हाँ देखिए देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो इधर पूरब में इधर पश्चिम में, यहाँ से लेकर इधर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर, मतलब ये पूर्व में है, पूर्वी देशांतर से लेकर इधर की तरफ 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक, ठीक है। अब इसको या तो रट जाइए या फिर ये पूर्वी देशांतर ही है, ईस्ट पूर्वी देशांतर, ठीक है। या तो रट जाइए या फिर कोई दिमाग लगा लीजिए याद रखने का, ताकि एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आता है कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। जैसे ये देखिए 5 का डिफरेंस है, ये 19 और 17 में 2 का डिफरेंस है, ये 50 और 40 में 10 का डिफरेंस है। ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 दूनी 10 है, मतलब 10 का डिफरेंस यहाँ पर है। आपको जैसे याद रखना वैसे याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं जिलों की। हाँ एक और बात ध्यान रख लीजिए, ये तो पूर्व से पश्चिम का देख लिया और उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार है उनकी बात कर ली। लंबाई चौड़ाई की बात कर लीजिए, मतलब उत्तर से दक्षिण में जो बिहार की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण ये वाली जो लंबाई है, ठीक है ना, ये लंबाई है लगभग 345 किलोमीटर, और ये तो थोड़ी ज़्यादा होगी ना, ये है 483, ये तो आराम से याद रख सकते हैं, 3 4 5 और ये एक याद रख लीजिए 483 किलोमीटर, ठीक है। हाँ इसके शेप की बात की जाए तो लगभग ये देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मोटा मोटी आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि आयताकार शेप है बिहार का। खैर ये हल्की फुल्की बातें थीं, अब थोड़ा सा जिलों की बात कर लेते हैं। देखिए इधर की तरफ देखा जाए, नेपाल की तरफ, नेपाल से लगे हुए जो जिले हैं, मैप जरूर ध्यान रखिएगा और आपको मैप से ही जिलों को ध्यान में रखना है, ठीक है। जिलों को ध्यान जरूर रखना है। जैसे नेपाल से लगे हुए जो जिले हैं बिहार के वो कौन कौन से हैं देखिएगा, पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, और क्रम भी आपको ध्यान में रहेगा, ऐसे मैप से ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए पूछ ले कि नेपाल से लगे हुए जिले कौन से हैं पूर्व से पश्चिम के क्रम में या फिर पश्चिम से पूर्व के क्रम में, तो आप मैप देखे रहेंगे तभी तो आप सही ऑप्शन टिक कर पाएंगे, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो इधर की तरफ देखिए पश्चिम चंपारण लगा हुआ है, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है, शिवहर ही भी ऑप्शन में देता है इसीलिए, लेकिन ध्यान रखिएगा शिवहर जो है ना ये नेपाल को टच नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। फिर मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं जो नेपाल को टच कर रहे हैं, बिहार के 7 जिले। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम, और मैप से देखिएगा तो आपको क्रम भी पता रहेगा, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। नेपाल की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो जिले हैं बिहार के वो है पश्चिम चंपारण, यहाँ पर ये हो गया गोपालगंज, सिवान, सारण अर्थात छपरा, भोजपुर, बक्सर, ये हो गया कैमूर, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हल्का सा हिस्सा यहाँ दिख रहा है ना, ये रोहतास भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, जरूर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है रोहतास वाला। उसके बाद बात की जाए झारखंड से लगे हुए जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, यहाँ देखिए कटिहार भी लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो कौन कौन से जिले लगे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये सारी बातें हो गई जो मतलब सीमा रेखा पर जो जिले हैं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए, झारखंड से लगे हुए, पश्चिम बंगाल से और नेपाल से लगे हुए सीमावर्ती जिले हो गए। एक राजधानी है, राजधानी का भी ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, चूंकि ये राजधानी है इसलिए पूछ लिया गया था। हर जिला के
मतलब हर जिला से लगे हुए जिला पूछ ले तो ये थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। ये चूंकि राजधानी है इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो पूछना बनता है इतना। पटना से लगे हुए जो जिले हैं ना, ये देखिए इधर सारण हो गया, इधर वैशाली हो गया, भोजपुर हो गया, ठीक है, अरवल हो गया, जहानाबाद, नालंदा हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, ठीक, समस्तीपुर इधर की तरफ है, पटना से लगे हुए जो जिले हैं। तो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है नीचे पर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद बात कर ली जाए, एक और बात ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। जैसे ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगे हुए कौन से जिले हैं, चाहे कौन सा जिला है, तो नेपाल और उत्तर प्रदेश से साथ ही साथ, मतलब नेपाल से भी लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है, कौन सा जिला है, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण देख रहे हैं ना, इधर की तरफ नेपाल है, इधर की तरफ उत्तर प्रदेश है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इधर की बात की जाए, जो नेपाल और पश्चिम बंगाल से जिला लगता है बिहार का, वो कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर, ये नेपाल हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो कौन सा जिला हो गया ये, किशनगंज। उसके बाद बात कर ली जाए, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्यों से लगा हुआ जिला बिहार का कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, रोहतास। रोहतास देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ है और झारखंड से भी लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए इधर की तरफ, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगा हुआ जिला कौन सा है, तो ये कटिहार। कटिहार देखिए ये पश्चिम बंगाल से भी लगा हुआ है और ये झारखंड से भी लगा हुआ है, ये इधर झारखंड है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं, ऐसे रटने जाइएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैप में आसानी से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। देखिए सबसे पूर्व में कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला की बात की जाए तो इधर की तरफ देखिए, सबसे पूर्व में कौन सा जिला आ रहा है, ये बिहार का किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला इधर देख लीजिए, ये वाला कैमूर। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिण में ऐसे लाइन खींच, गया। उसके बाद सबसे उत्तरी जिला की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पश्चिमी जिला पूछा है तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, कैमूर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। तो आप समझ पाए होंगे इन सारी बातों को। हाँ, एक और बात आप मैप से ध्यान रख सकते हैं बहुत आसानी से, अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपको मैप में ही दिख रहा है। सबसे बड़ा जिला इधर की तरफ पश्चिम चंपारण हो जा रहा है, ठीक। सबसे छोटा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा शिवहर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी चलिए एक एक करके सारी बातों को देख लेते हैं। जितनी भी बातें हमने की है ना, सारी बातों को मैंने इसमें भी लिखा है। चलिए तो बिहार की बात कर ली जाए, मैप जरूर ध्यान रखिएगा, मैप जरूर ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। सीमावर्ती जिलों को तो जरूर ध्यान रखिएगा, और बीच वाले जो जिले हैं ना, अंदर वाले जिले, इनको भी हल्का फुल्का ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर बनते हैं, चाहे मिट्टियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मिट्टी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर खनिज से पूछ लिया जाए, तो खनिज तो चलिए इधर साउथ, मतलब इधर दक्षिण बिहार की तरफ मिलते हैं, तो उत्तर वाला अगर ऑप्शन देता है यहाँ से खनिज में, तो वैसे ही आप उसको काट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। उत्तर वाला तो होगा ही नहीं, शोरा वगैरह का छोड़ दिया जाए तो, बाकी कोई खनिज पूछता है तो, ठीक है। चलिए राज्य की बात कर ली जाए तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटी ध्यान रख लीजिएगा। बौद्ध मठों की यहाँ पर अधिकता है, बौद्ध मठों की अधिकता की वजह से बिहार का नाम बिहार पड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बिहार राज्य की जो स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके उड़ीसा के साथ ही बिहार को अलग किया गया था। उसी दिन को, उसी 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बातें मैंने पिछले वीडियो में भी कर ली हैं। हालांकि चलिए, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को। अक्षांशीय विस्तार की बात मैंने कर ली है, तो अब यहाँ पर मैं बोलने नहीं जाऊँगा, आप देख लीजिएगा। देशांतरीय विस्तार की बात भी मैंने कर ली, यहाँ लिखा हुआ है ना, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय की बात की जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। क्षेत्रफल की बात की जाए बिहार की, तो बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए, इसका क्षेत्रफल ऐसे याद रख लीजिए, 94,163, मोबाइल नंबर की तरह 94,163 है। और भारत में बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो 12वां स्थान है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बात कर ली जाए तो तीसरा स्थान है बिहार का, पहले पर यूपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैंने बता दिया 345, पूर्व से पश्चिम
में बिहार की जो लंबाई है 483 किलोमीटर, ये सब बता दिया है। कुल क्षेत्रफल जो है ना पूरे भारत का, भारत के पास जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, ये 2.86% है संपूर्ण भारत का, ठीक है। और जनसंख्या की बात की जाए तो भारत का, पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसका 8.6% जनसंख्या भारत में निवास करती है, बिहार में निवास करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। नेपाल की सीमा से लगे हुए जो जिले हैं, ये मैंने लिख दिया है। नॉर्थ में है नेपाल, वेस्ट में है उत्तर प्रदेश, ईस्ट में है पश्चिम बंगाल, साउथ में है झारखंड। ये तो सिंपल सी बात है, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है। हाँ, तो नेपाल से लगे हुए जो जिले हैं, कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। तो ये ठीक है डेटा, ये 7 8 आप देख सकते हैं, बट ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जिले लगे हुए हैं और किस क्रम में। पूर्व से पश्चिम भी याद रख लीजिए, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से, एक क्रम से याद रख सकते हैं तो दूसरा वाला क्रम तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा। कहने का मतलब आप मैप देखते रहिए, ठीक है। तो जिलों को जरूर देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मैप से जिलों का नाम जरूर देखिए, ठीक। ये नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पूछ लेगा तो आप क्या करेंगे, काउंट करके भी लिख सकते हैं, टिक मार सकते हैं अगर आपको पता होगा तो। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए जिले जो हैं 8 टोटल जिले हैं, मैंने सारे जिलों की बात कर ली है। पश्चिम बंगाल से लगे हुए जो जिले हैं 3 जिले हैं, मैंने बात कर ली है इसकी। और झारखंड की सीमा से 8 जिले लगे हुए हैं, सारी बातें हमने कर ली हैं। और पटना से जो लगे हुए जिले हैं इनकी बातें भी हमने कर ली है। 9 जिले लगे हुए हैं, अरवल है, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, इनकी बातें हमने कर ली हैं। हाँ, ये भी बातें कर ली है। बताइए, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर मैप आपने ठीक से देखा है, ठीक से पढ़ा है, ठीक से समझा है तो। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे हैं, शिवहर। हाँ, अब ये जानने की जरूरत है। और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में रहती है बिहार के, तो वो है पटना है। सबसे जो छोटी जिला है, सबसे छोटा जो जिला है, सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या रहती है, वो है शेखपुरा, ठीक है। देखिए, जनसंख्या या फिर ये क्या बोलते हैं इसकी, ये साक्षरता संबंधी जो भी डेटा इसमें लिखा हुआ है ना, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है लास्ट में नोट करके, जनसंख्या और साक्षरता से संबंधित जो भी आंकड़ा इसमें लिखा गया है वो 2011 की जनगणना से, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या बात कर रहे थे, शेखपुरा तक हो गया। हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, घनत्व कहने का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ पर है, जिला की बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक। हाँ, राज्य की बात की जाए तो बिहार का घनत्व सबसे ज़्यादा है। भारत की बात की जाए तो, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य में है, तो वो है बिहार में। लेकिन बिहार में अगर किसी जिला की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, शिवहर में है। 1880 लोग रहते हैं, 1880 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या की बात की जाए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो कैमूर में, कैमूर का घनत्व सबसे कम है, 488 लोग ही रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। सबसे उत्तरी जिला इसकी बात हमने कर ली है, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी कैमूर, सबसे पूर्वी किशनगंज। हाँ, एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, 1 2 बातें कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, किशनगंज में होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वो गया है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है लगभग 763 फीट है, मतलब मीटर में देखा जाए तो लगभग 53 मीटर। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो इसको मोबाइल नंबर जैसे याद रख लीजिए, 10 40 99 452, 10 40 99 452, 10 40 99 452। आपको जैसे मन करे वैसे याद रख लीजिए। बिहार के दशकीय वृद्धि की दर की बात की जाए, बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर रही है जनसंख्या में, मतलब 2001 से लेकर 2011 तक कितने परसेंट जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, तो वो है 25.42%, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, बिहार की बात की जाए तो देखिए, देश में पहला स्थान है, सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ना बिहार का ही है, 1106 लोग। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा, 1106 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद साक्षरता दर की बात की जाए तो देखिए, ये जितने भी डेटा है ना सब 2011 की जनगणना से लिए हुए हैं। साक्षरता दर की बात की जाए, लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 61.8% साक्षरता दर है बिहार में, जहाँ पर पुरुषों की देखा जाए तो ज़्यादा है, 71.2% है, और महिलाओं की बात की जाए तो है 51.5%, ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, सर्वाधिक साक्षरता दर की बात की जाए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, किस जिला में है, तो वो है रोहतास। रोहतास की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, और ये डेटा याद रखिएगा 73.37। तो ये तो ईजी है याद रखना, 73 इसी को उल्टा कर दिया है 37,
73.37%। ठीक है। और न्यूनतम साक्षरता दर की बात की जाए, कौन से जिला में सबसे कम साक्षरता है, तो वो है पूर्णिया, 51.08। तो ये दोनों डेटा भी याद, ये जिला भी याद रखिएगा और ये दोनों डेटा भी याद रखिएगा। ये परसेंटेज 73.37, ये तो आसानी से याद रख सकते हैं, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, 51.08%। ठीक है। ये ऊपर जो 51.08 लिखा हुआ है ना, 1 मिनट, चलिए इसको बाद में बात करते हैं। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो रोहतास है, और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा जो साक्षर पुरुष है वो कहाँ पर है, वो भी रोहतास में ही है। और महिलाओं की साक्षरता की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षर है वो कहाँ पर है, किस जिला में है, वो भी रोहतास ही है। तो तीनों आप आसानी से याद रख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है ना वो रोहतास है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास में ही है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास में ही है। ठीक है, तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत की बात है नहीं। न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो सबसे कम साक्षरता है पूर्णिया में है। ठीक है। और न्यूनतम पुरुषों की बात की जाए कि सबसे कम साक्षर पुरुष कहाँ पर है, वो पूर्णिया में है। तो ये दोनों तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में भी पूर्णिया ही है, लेकिन यहाँ पर खाली आपको थोड़ा सा अलग ध्यान में रखना है कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला है ना वो सहरसा है। ठीक, तो इसको थोड़ा अलग से ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात मतलब 918 दिया हुआ, कहने का मतलब कि 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। ठीक है ना, 1000 मेल पर 918 फीमेल। तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो क्या है, यही है 918। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है बिहार में, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, गोपालगंज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और डेटा भी याद रखिएगा, 1021 1021। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, मुंगेर में है, 876। डेटा भी याद रखिए, जिला भी याद रखिएगा। हाँ, शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सब कुछ। शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो 935 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिला में है, तो वो है किशनगंज में, 971 है। और शिशु लिंगानुपात की बात की जाए, सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो वैशाली में है, 904। ठीक है, ये सारी बातें तो आप जानते हैं। चलिए एक नज़र देख लेते हैं। कुल जिलों की संख्या आपको पता है 38 है। कितने प्रमंडल है बिहार में, 9 प्रमंडल हैं। नाम आपको पता होगा, कोशी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध, पूर्णिया, ये सब। अनुमंडल की बात की जाए तो 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8386 है, 8386। लोकसभा की सीटें कितने हैं बिहार के लिए, 40 हैं। राज्यसभा की सीटें 16 हैं। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी डेटा लिया गया है जनसंख्या और साक्षरता से संबंधित जो भी डेटा लिया गया है वो 2011 जनगणना से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो यही सारी बातें थी। बिहार स्पेशल बिहार स्पेशल की बात कीजिए तो पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।